मेरा नाम बेक यूजिल है और हर कोई मुझे एक लूजर के रूप में जानता है जो मैजिक में पूरी तरह यूजलेस है, जिस पर अब मैं सबको गलत साबित करने वाला है। मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। भले ही मैं ब्रोक हूं और टैलेंटलेस भी हूं, फिर भी किसी तरह किंगडम की टॉप मैजिक एकेडमी में आ जाता हूं। पहले ही दिन जब प्रोफेसर अनाउंस करता है कि ये टेस्ट हमारी पूरी जिंदगी डिसाइड करने वाला है, तो वो मजाक नहीं कर रहा होता है। हमारे ग्रेड्स तय करते हैं कि हम क्लास एफ में जाएंगे या क्लास एस में जाएंगे, जिसके बाद वो सबको अपना सामान हटा देने को बोलता है और जो भी ग्लासेस पहने हुए हैं उन्हें चेकिंग के लिए देने को कहता है, ताकि कोई चीटिंग न कर सके। जिस पर मैं चुपचाप बैठा रहता हूं, क्योंकि यहाँ सबके लिए मैं बस एक नोबडी हूं, एक टोटल फेलियर। जैसे ही टेस्ट शुरू होता है, मेरे पास एक भी आंसर नहीं होता है। मैं इधर उधर देखता हूं और नोटिस करता हूं कि कुछ ही स्टूडेंट्स सवालों को बहुत आसानी से कर रहे हैं, शायद जीनियसेस होंगे। फिर मैं पीछे नहीं रहना चाहता, इसलिए उन ग्लासेस की तरफ हाथ बढ़ाता हूं जिन्हें अभी तक यूज करने का प्लान नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं उन्हें पहनने वाला होता हूं, प्रोफेसर मुझे पकड़ लेता है। वो गुस्से में कहता है कि मैंने एनालिसिस के लिए उन्हें जमा नहीं किया था। जिसके बाद वो मेरे सामने ही ग्लासेस चेक करता है और एक पल के लिए मुझे लगता है कि अब मैं पकड़ा गया। मुझे लगता है अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसे कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखता और वो ग्लासेस वापस दे देता है। इस दुनिया में किसी के पास ऐसे ग्लासेस नहीं हैं। इन ग्लासेस की मदद से मैं टेस्ट के हर आंसर को देख सकता हूँ और उससे भी बहुत कुछ ज्यादा। फिर एग्जाम खत्म होता है और प्रोफेसर मेरे रिजल्ट को देखता है, जिस पर उसे एक बड़ा प्रॉब्लम नजर आता है। एक सवाल ऐसा था जिसका आंसर इम्पॉसिबल होना चाहिए था, लेकिन उसके बारे में आगे पता चलता है। इसके कुछ दिन पहले स्लम्स में एक कार रेस हमारे मेन कैरेक्टर को कहीं सुनसान जगह ले जा रही होती है। रास्ते में वो सो जाता है और उसे एक सपना आता है जिसमें उसे पास्ट की मेमोरी दिखती है, जहां वो कहता है कि बड़ा होकर वो एक मेज बनेगा और उसकी मदर उस पर बिलीव करती है। उसके पेरेंट्स मेहनत करके उसके लिए एक सेकंड हैंड मैजिक बुक खरीदते हैं, जिसके बाद से वो रोज मैजिक पढ़ना शुरू करता है ताकि वो उन्हें प्राउड फील करवा सके। लेकिन फिर उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, जहां बताया जाता है कि उसे माना लीकेज सिंड्रोम है। ये सुनकर लड़का शॉक हो जाता है और इस बीमारी पर बिलीव नहीं कर पाता है, जिस पर हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि ये बेक यूजिल की मेमोरीज हैं या उसकी खुद की। तभी उसे तेज हेडेक होता है और वो अचानक जाग जाता है। उसे एहसास होता है कि सुबह हो चुकी है और साथ के मेजर्स कहते हैं कि वो अभी उसे जगाने ही वाले थे, क्योंकि वे लोग एल्जोआ पहुंचने वाले हैं, जो आर्केनियम की सैटेलाइट सिटी है। तभी वे लोग कैरेज रोकते हैं और बीच रास्ते में ब्रेक लेते हैं। वहीं उसकी मुलाकात एक ब्लू हेड गर्ल से होती है, जो उसे देखते ही मुड़ जाती है और ग्रीट तक नहीं करती, जिस पर उसे समझ आता है कि सब नॉर्मल है और वो बेकार में डर रहा था, क्योंकि ये दुनिया पूरी तरह मिडिल एजेस जैसी नहीं है। ईथर वर्ल्ड में सेफ सिटीज के अंदर मैजिक मौजूद है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए ट्रेन्स और फ्लाइंग शिप्स यूज होते हैं। वे लोग एल्जोइका जा रहे हैं, जहां से फ्लाइंग शिप लेकर लंबा सफर पूरा करना है। एल्जोइका आर्केनियम के रास्ते में पड़ने वाला शहर है और असली कहानी वहीं से शुरू होने वाली है। ये मैजिक का शहर है, जहां फेमस मैजिक टावर्स हैं, मैजिक नाइट्स के ऑर्डर्स हैं और सबसे प्रेस्टिजियस एकेडमीज हैं। सबसे पावरफुल मेजर्स और एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स वाली एकेडमी का नाम स्टेला एकेडमी है। इसी वजह से दुनिया भर के नोबल और जीनियस वहां पढ़ने आते हैं, जिस पर वो खुद समझ नहीं पाता कि वो उस एकेडमी में कैसे सेलेक्ट हो गया। फिर वो अपनी एबिलिटीज चेक करने का फैसला करता है ताकि उसे अपना लेवल पता चल सके। उसे पता चलता है कि माना लीकेज सिंड्रोम लेवल 1 पर है, जो उसकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी बढ़ा रहा है। इसके अलावा उसके पास सिक्स सेंस और डिटेक्शन एक्सेलरेशन है, जिसने पहले उसकी जान बचाई थी। लेकिन एक कर्स भी है जो उसके बॉडी में माना को जमा नहीं होने देता और इसी कारण इसे माना लीकेज सिंड्रोम कहा जाता है। ये परमानेंट कर्स बेक यूजिल की जिंदगी को परेशान करता रहता है। हालांकि इसी की वजह से वो अपने आसपास के ह्यूमंस को सिक्स सेंस से डिटेक्ट कर सकता है और अगर कोई उस पर अटैक करता है तो वो दूसरी तरफ देख रहा हो तब भी उसे पता चल जाता है। डिटेक्शन एक्सेलरेशन उसे चीजें ऐसे दिखाता है जैसे टाइम स्लो हो गया हो। अगर कोई अटैक इंसान की डिटेक्शन स्पीड से ज्यादा तेज आता है तो ये एबिलिटी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन वो इसे ज्यादा देर यूज नहीं कर सकता क्योंकि इससे उसके माइंड की पावर कंज्यूम होती है। इसके बाद वो अपना स्टेटस विंडो देखता है और मानता है कि बिगिनर के हिसाब से वो ठीक लेवल पर है। बेक की सेंसिटिविटी कम है, लेकिन उसके स्टैट्स पहले से अलग हैं। ईथर वर्ल्ड में सिर्फ एक लेवल नहीं होता, बल्कि हर स्टेटस और स्किल्स के अलग लेवल होते हैं और कुछ स्टार्स के रूप में होते हैं। किसी भी स्टेटस का मैक्सिमम 9 स्टार्स है, जिसे पाना लगभग इम्पॉसिबल है। 10 साल खेलने के बाद भी वो सिर्फ 8 स्टार्स तक ही पहुंच पाया था। फिर वो सोचता है कि अभी उसे सेंसिटिविटी बढ़ानी चाहिए ताकि उसकी सिक्स सेंस और रिएक्शन स्पीड इंप्रूव हो सके। उसके बाद वो विगर और बाकी स्किल्स बढ़ाएगा। फिलहाल वो सेंसिटिविटी पर फोकस करने का फैसला करता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम माना लीकेज सिंड्रोम है, जिसे सॉल्व करना जरूरी है, वरना वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहेगा। उसे पता है कि इसे सीक्रेट्स ऑफ नेचर में इवॉल्व करना पड़ेगा और इसे मजबूत करने का तरीका स्टेला एकेडमी में मौजूद है। इसका मतलब है कि अगर वो दुनिया के अंत को रोकना और अपनी बीमारी ठीक करना चाहता है
तो उसे वहां जाना ही पड़ेगा। वो एकेडमी जाना नहीं चाहता था, इसलिए पहले वो आसपास ही कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहता है। तभी अचानक उसे एहसास होता है कि उसने कुछ नोटिफिकेशंस मिस कर दिए हैं और उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसने क्या मिस किया है। लेकिन उसी समय मेजर्स जल्दी करने लगते हैं और कहते हैं कि अब वे लोग सफर फिर से शुरू करने वाले हैं, जिस पर वो सोचता है कि मिस हुई नोटिफिकेशंस बाद में चेक करेगा। इसके बाद कुछ समय गुजरता है और वे लोग फ्लाइंग शिप्स तक पहुंच जाते हैं जो आर्केनियम के लिए निकलने वाली होती हैं। वहीं नोबल्स हमारे मेन कैरेक्टर को अजीब तरीके से चलते हुए नोटिस करते हैं, जैसे उसने पहले कभी फ्लाइंग शिप में ट्रैवल नहीं किया हो, जिस पर वे लोग प्रेजुडिस के साथ बातें करने लगते हैं कि स्टेला एकेडमी को गरीबों और पेजेंट्स को अंदर नहीं आने देना चाहिए क्योंकि वो दुनिया की सबसे फेमस एकेडमी है और ऐसे लोग उसकी इमेज खराब कर देंगे। जिस पर हमारा हीरो समझ जाता है कि दोनों दुनियाओं में बच्चे एक जैसे ही होते हैं और वो उन्हें इग्नोर करता रहता है। तभी अचानक वो बदतमीज लड़का उस पर चिल्लाने लगता है और उसे रोकता है, जैसे लड़ाई शुरू करना चाहता हो। लेकिन तभी वो एक व्हाइट हेयर्ड लड़की को आते देख लेता है और शॉक हो जाता है। वो अडेलाबेट किंगडम की प्रिंसेस होती है, जिसका नाम होंग बयान अडेलाबेट है, जो एक डराने वाले पोस्चर के साथ अंदर आती है, जिससे वहां मौजूद सब नर्वस और रिस्पेक्टफुल हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो लड़का हमारे हीरो को बुली कर रहा था वो भी शांत हो जाता है। वो लड़की सबको एक ठंडी नजर से देखती है और बिना कुछ बोले सीढ़ियां चढ़ने लगती है और उसी दौरान हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास से गुजरती है, जिस पर वो तुरंत पहचान जाता है कि यही इस दुनिया की विलन है। हंग बयान गेम के मेन कैरेक्टर्स में से एक है। फीमेल प्रोटैगनिस्ट के साथ उसकी हमेशा बहस होती रहती है और हर बार स्टोरी के एंड में उसकी मौत हो जाती है। प्लेयर कोई भी पाथ चूज करे, हर एंडिंग में वो ब्रूटली खत्म कर दी जाती है। कुछ एंडिंग्स में तो प्रिंसेस बयान को एकेडमी में सब लोग बुली करते हैं और बाद में उसे एक्सपेल भी कर दिया जाता है। एक एंडिंग में तो उसके साथ इतना ह्यूमिलिएटिंग इंसिडेंट होता है कि वो कभी पब्लिक में दिखाई नहीं देती है। ऐसा लगता है कि गेम डेवलपर्स को विलन से पर्सनल ग्रज है और वो हर पॉसिबल तरीके से उसे सफर करवाना चाहते हैं। हालांकि मेल प्लेयर्स के बीच वो अपनी ब्यूटी की वजह से बहुत पॉपुलर भी है। इन सब घटनाओं के बाद हमारे हीरो को जोर की भूख महसूस होने लगती है। तभी उसे एक स्नैक बार दिखता है जिसमें बहुत टेस्टी फूड रखा होता है, लेकिन उसकी कीमत बेहद ज्यादा होती है। उसी समय अनाउंसमेंट होती है कि वे लोग 10 मिनट में आर्केनियम सिटी पहुंचने वाले हैं और सभी को फर्स्ट फ्लोर पर आने को कहा जाता है क्योंकि शहर पास आ रहा है। हमारा हीरो जानता है कि स्टेला एकेडमी में उसके साथ बहुत कुछ होने वाला है और कई डेंजरस लोग उसके रास्ते में आएंगे। वो समझ जाता है कि अब यही उसकी रियलिटी है और वो आने वाली सिचुएशन का सामना करने का फैसला करता है। सफर के दौरान वो बहुत टायर्ड फील करता है और सोचता है कि क्या वो स्टेला एकेडमी में सर्वाइव कर पाएगा या इस रूथलेस दुनिया में जिंदा रह पाएगा। उसे लगता है कि काश उसके पास कुछ ऐसा होता जो उसे इस हालत में हेल्प कर पाता। तब उसे याद आता है कि सिस्टम नोटिफिकेशन अभी तक पूरी तरह चेक नहीं की। उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि प्रोजेक्ट कॉन्स्टलेशन ने उसे कई स्पेशल रिवॉर्ड्स दिए हैं। वो सिस्टम विंडो को बिजनेस जैसा बिहेवियर करते देखता है और सोचता है कि इन रिवॉर्ड्स में से क्या चूज करे। वो लाइट ऑफ रिटर्न और प्रेज ऑफ फ्लैश के बीच सोचता है, लेकिन रिसर्च करने पर पता चलता है कि आइटम्स की पावर ज्यादा होने के कारण कम कर दी जाएगी। फिर वो हाइपर स्पेस टेलीपोर्ट लेने के बारे में सोचता है, लेकिन जानकारी मिलती है कि ये टेलीपोर्टेशन का एडवांस्ड वर्जन है जिसे सीधा हासिल नहीं किया जा सकता। हालांकि वो रिवॉर्ड से अपने स्किल को अपग्रेड कर सकता है, जिस पर वो इरिटेट हो जाता है क्योंकि सिस्टम चीजों के लेवल्स कम कर रहा है। नैरेटिव पावर जो स्टोरी को आगे बढ़ाती है, इस एंटिटी को पूरी तरह मटेरियलाइज होने से रोक रही है। इसी नैरेटिव पावर की वजह से सिस्टम उसे हाई लेवल आइटम्स नहीं दे सकता क्योंकि वो अभी नॉविस है। फिर वो बुल ग्लासेस लेने के बारे में सोचता है, जिस पर सिस्टम कैलकुलेशन करने लगता है। सिस्टम की जांच के बाद फैसला होता है कि ये आइटम दिया जा सकता है। तभी अचानक उसे वही ग्लासेस मिल जाते हैं जो उसने मांगे थे। उसे विश्वास नहीं होता कि वो दिन आ गया जब उसे इन ग्लासेस को यूज करना पड़ेगा, जिनमें उस गेम को खेलते समय इकट्ठी की गई सारी जानकारी स्टोर है। ईथर वर्ल्ड में हंटेड मॉन्स्टर्स की सारी जानकारी याद रखना इम्पॉसिबल था, इसलिए प्लेयर्स ऐसे आइटम्स बनाते थे जिनमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो सके। हमारे हीरो ने भी ऐसा ही किया था और यही ग्लासेस बनाए थे। ये बुल्बो ग्लासेस उसे गेम की जर्नी में देखी हर चीज याद दिलाते हैं। फिर वो आइटम से बीबीओ फोल्डर ओपन करने को कहता है, जिसमें मॉन्स्टर्स, डंजन्स, हंट्स और कई कैरेक्टर्स की जानकारी दिखती है जो उसकी जर्नी में पहले आ चुके हैं। जल्द ही बैक इस मेन्यू को खोलता है और उन आर्टिफैक्ट्स और मॉन्स्टर्स को एनालाइज करने लगता है जिन्हें वो पहले देख चुका है। क्योंकि अब ये उसकी रियल लाइफ है, इसलिए गेम सिस्टम से रिपीटेबल क्वेस्ट्स की सही जानकारी मिलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन ग्लासेस की मदद से वो अपनी पुरानी स्किल का आधा हिस्सा वापस पा सकता है। तभी अचानक एसल नाम की लड़की के बारे में शोर होने लगता है। लोग कहते हैं कि वो ट्रेटर डच मॉथ की बड़ी बेटी है और हमारा हीरो समझ जाता है कि वही ब्लू हेयर्ड गर्ल है। सभी यंग लोग उसे देखकर गुस्सा हो जाते हैं कि उसने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की और अपना चेहरा क्यों दिखाया। तभी उसे याद आता है कि ये ग्लासेस स्टोरी के कैरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन भी दिखाते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि एसल मॉफ एक फेक हीरोइन है जिसके पास आइस मैजिक है और स्टोरी के एंड में उसकी मौत हो जाती है। साथ ही और भी कई बेकार डिटेल्स मिलती हैं
बेक यूजिल इंपॉर्टेंट बातों को याद रखता है कि वो फेक हीरोइन है और उससे जुड़े कई इंपैक्टफुल पॉइंट्स समझता है। यहाँ जिस जगह वो मौजूद है वो ईथर वर्ल्ड है, जो असल में एक फैंटेसी नॉवल पर आधारित गेम है जिसका नाम डोंट लव द प्रिंसेस है। उस नॉवल में हीरोइन एसिल एक ट्रेजेडी में अपने पूरे फैमिली को खो देती है, जिसके बाद वो विलन हंग बयान की स्कीम्स का सामना करते हुए बड़ी होती है और आखिरकार गेम के मेल प्रोटैगनिस्ट के साथ जुड़ जाती है। आखिर में रिवेंज गलत हो जाता है और बाकी कैरेक्टर उसे प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन रीडर्स के फीडबैक के बाद एंडिंग बदल जाती है। समस्या ये है कि भले ही गेम वर्ल्ड उस नॉवल पर बेस्ड है, पर स्टोरी पूरी तरह अलग है। गेम में फ्लेम नाम का एक ओरिजिनल कैरेक्टर ऐड किया गया था जिसने हीरोइन की जगह ले ली। वो एक ऐसी लड़की थी जो मॉडर्न वर्ल्ड में नॉर्मल लाइफ जी रही थी और अचानक इस जगह पर ट्रांसपोर्ट हो गई। नॉवल से अलग गेम में आज से के एसिल फेक हीरोइन बन जाती है और फ्लेम रियल हीरोइन बन जाती है। प्लेयर्स ने बहुत कोशिशें की, लेकिन वो अपने राउट में सर्वाइव नहीं कर पाती और इसी वजह से ट्रू हीरोइन की पोजीशन से हट जाती है, जिस पर बेक बुलबो ग्लास उतार देता है और कहता है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है और वो उन्हें साइड में रख देता है। वो सोचता है कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन उसे लगता है कि उसने उस लड़की को कहीं पहले देखा है। फिर उसे लगता है कि अब फ्लाइंग शिप से उतरना चाहिए और वो आखिरकार स्टेला एकेडमी पहुंच जाता है। वहां हेडमास्टर बोलता है कि डिमोनिक ह्यूमंस वो मेजर्स होते हैं जिन्होंने हिडन पावर्स इस्तेमाल की और क्रीचर्स बन गए, और अभी भी वे लोग इन्वेजन करते रहते हैं, पोर्टल्स खोलते हैं और एंशिएंट डंजन्स में घुसकर मैजिकल वर्ल्ड पर अटैक करते रहते हैं। सबको हेडमास्टर की स्पीच बोरिंग लगती है, लेकिन वो 4 स्टूडेंट्स की सेरेमनी की बात जारी रखता है जिनके हाईएस्ट स्कोर्स आए हैं और उन्हें स्टेज पर आने को कहता है क्योंकि वही फ्रेशमैन को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारा मेज वहां फ्लेम, विलन हंग बयान और ब्लू हेयर्ड गर्ल को देखता है। वो नोटिस करता है कि उनके चेहरे चमक रहे हैं, जैसे स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स होने का असर हो। उनमें सबसे खास मा युजांग है, एकेडमी का हाईएस्ट स्कोर वाला स्टूडेंट। प्रोटैगनिस्ट उसे तुरंत पहचान लेता है क्योंकि म्यूजांग स्टोरी का सबसे हैंडसम और इंटेलिजेंट इंसान माना जाता है। मा युजांग को हेवन और अर्थ के बीच सबसे ऑनरेबल कहा जाता है। उसके पास 9 स्टार मना स्टेटस है और वो सभी एलिमेंट्स कंट्रोल करने वाला जीनियस है जिसमें डीटी बनने की पोटेंशियल है। भले ही वो ट्रू एंडिंग हासिल न कर पाए, पर वो बैड एंडिंग्स अवॉइड करना चाहता है और इसके लिए एमए को अच्छे साइड में लाना जरूरी है। लेकिन ये सब फ्लेम के एक्शंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि फ्लेम भी उसी रियलिटी से आई है जहां से हमारा हीरो आया है, इसलिए वो उसके करीब जाने की सोचता है। लेकिन अगर उसने उसे एनिमी समझ लिया और प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, जबकि उसके पास प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन है। फ्लेम फैंटेसी रोमांस नॉवल की पोजेसर है और बेक फैंटेसी रोमांस गेम का पोजेसर है। भले ही स्टोरी में उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, फिर भी बेक ये सब करने का फैसला करता है। हीरोइन के पास डार्क डिमोनिक ह्यूमंस को प्यूरिफाई करने की स्पेशल एबिलिटी है, लेकिन उसके पास एक ऐसी पावर भी है जो आसपास के लोगों को डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसलिए उसके पास रहना डेंजरस है। इसलिए उसका रोल है कि वो दूर से हीरोइंस को सपोर्ट करे और ज्यादा इन्वॉल्व होने से बचे। इसके बाद डायरेक्टर एंट्रेंस सेरेमनी खत्म कर देता है और स्टेला एकेडमी वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट स्टेला एकेडमी के क्लासरूम में एंटर करता है। उसे अपने कॉलेज डेज याद आते हैं और ग्रेजुएशन के बाद फिर से स्टूडेंट बनना उसे अजीब लगता है। उसके पास एक गोल्डन पॉकेट वॉच है जो उसकी बहुत हेल्प करता है। ये स्टेला का पॉकेट वॉच है जो प्रूफ देता है कि वो दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस एकेडमी का स्टूडेंट है। इस आइटम की वजह से उसे बेस्ट सर्विस और हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल सकता है, जिस पर वो सोचता है कि इस एडवांटेज को जल्दी यूज करना चाहिए। तब एक प्रोफेसर जिसके चेहरे पर स्कार है रूम में एंटर करता है। असेसमेंट शुरू करते हुए वो कहता है कि जो स्टूडेंट्स ग्लासेस पहनते हैं उन्हें पहले चेक किया जाएगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट जानता है कि एकेडमी का करिकुलम कोरिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से ज्यादा टफ है। पहले ही दिन क्लास प्लेसमेंट असेसमेंट होता है जिससे तय होता है कि स्टूडेंट किस क्लास में जाएगा। जैसे ही उसे टेस्ट मिलता है है, उसे पेपर पर कुछ भी समझ नहीं आता है। ये ऑर्डिनरी एंट्रेंस एग्जाम से भी ज्यादा डिफिकल्ट है और स्टूडेंट्स को एस से एफ तक रैंक किया जाता है। ज्यादातर प्लेबल कैरेक्टर्स इसी एग्जाम के स्कोर के आधार पर क्लासेस में होते हैं। दूसरी तरफ बेक लास्ट प्लेस पर एकेडमी में आया था और क्लास एफ में रखा गया। वो एम युजांग को प्लेसमेंट एग्जाम के दौरान बोर्ड होते देखता है क्योंकि उसने सबके पहले अपना टेस्ट खत्म कर लिया था। उसे समझ आता है कि वो इतना बोर्ड क्यों है, क्योंकि वो सबसे पावरफुल फैमिली में पैदा हुआ और पूरी दुनिया का सबसे टैलेंटेड इंसान है। इसलिए वो अच्छा बनेगा या बुरा, ये फीमेल प्रोटैगनिस्ट पर डिपेंड करता है, क्योंकि दुनिया को बर्बाद करने वाले डिमोनिक ह्यूमंस भी म्यूजांग में इंटरेस्ट रखते हैं। हमारा हीरो खुद को क्लास के जीनियसेस से कंपेयर करता रहता है। वो सोचता है कि क्या यहाँ बुल ग्लासेस यूज कर सकता है, क्योंकि लाइब्रेरी में उसने इनके साथ कई स्किल्स जमा की थी। वो सोचता है कि खोने को कुछ नहीं है, इसलिए टेस्ट करने का फैसला करता है।
और जैसे ही वो ग्लासेस निकालता है प्रोफेसर उसे नोटिस कर लेता है। फिर प्रोफेसर कहता है कि अगर कोई ग्लासेस यूज करेगा तो पहले उन्हें इंस्पेक्ट किया जाएगा। जैसे ही वो बैग के ग्लासेस हाथ में लेता है उसे उनके आसपास एनर्जी महसूस होती है। हमारा हीरो समझ जाता है कि अगर उसे पता चल गया कि ये नॉर्मल ग्लासेस नहीं है तो उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। तभी अचानक सिस्टम कहता है कि ग्लासेस का एक पार्ट मिसिंग है और पूछता है कि क्या वो उसे समन करना चाहता है। उधर प्रोफेसर घबराकर बुल्बो ग्लासेस को इंस्पेक्ट करता रहता है। आखिर में वो कहता है कि उसे कोई एनर्जी महसूस नहीं हुई और ग्लासेस वापस बैग को दे देता है। वो जानता है कि अगर ग्लासेस की मेन फंक्शंस एक्टिव होती तो उसे तुरंत एक्सपेल कर दिया जाता। फिर वो आइटम को अपने फेस पर पहन लेता है जिस पर सच में उसे प्लेसमेंट एग्जाम के आंसर्स दिखाई देने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि अब वो टेस्ट में फर्स्ट आ सकता है और अगर ऐसा चलता रहा तो क्लास एफ निकलकर क्लास एस तक पहुंच सकता है। लेकिन ठीक उसी समय प्रोफेसर बोल देता है कि टेस्ट खत्म हो गया है और सबको अपनी आंसर शीट्स जमा करने को कहता है, जिस पर बेउसिल ने सिर्फ 3 सवाल ही किए होते हैं और पेपर्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं। जैसे ही प्रोफेसर एग्जाम्स अपने हाथ में लेता है वो अचानक शॉक्ड रह जाता है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अब वो क्लास एफ से बच जाएगा, लेकिन बात इतनी आसान नहीं होती है। तभी प्रोफेसर परेशान होकर बेक से ग्लासेस देने को कहता है। वो ग्लासेस इंस्पेक्ट करता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है और डॉक्टर ग्रैन को बुलाने के लिए कहता है। बेक ने सारे आंसर्स साफ साफ लिखे थे ताकि चीटिंग जैसा ना लगे और उसे समझ नहीं आता कि इतना हंगामा क्यों हो रहा है, जिस पर वो सोचने लगता है कि क्या वो चीटिंग करते पकड़ा गया है। फिर मैजिक इंजीनियरिंग प्रोफेसर डॉक्टर ग्रान ग्लासेस एनालाइज करता है। भले ही प्रोटैगनिस्ट ने बहुत तेजी से सवाल सॉल्व किए हों, लेकिन उसे ग्लासेस से कोई माना एनर्जी महसूस नहीं होती और वो कहता है कि इस स्टूडेंट ने प्योर इंटेलिजेंस से आंसर्स दिए हैं, चीटिंग नहीं की। ग्रान ली हैनवेल से कहता है कि स्टूडेंट से अपोलोजाइज करे और उसे गाइड करे क्योंकि वो बहुत इंप्रेसिव है, जिस पर प्रोफेसर ली हैनवेल हमारे हीरो से माफी मांगता है। हमारा हीरो अंदर से जानता है कि उसने चीटिंग की है और अगर बुलबुल ग्लासेस की मेन पावर एक्टिव होती तो वो पकड़ा जाता। फिर भी वो अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लेता है और खुश होता है कि वो बच गया। उधर प्रोफेसर ली के ऑफिस में प्लेसमेंट एग्जाम्स चेक हो रहे होते हैं। एक बूढ़ी लेडी पूछती है कि क्या ये इस साल के फ्रेशमैन के पेपर्स हैं। काउंसिल ऑफ एल्डर्स की प्रोफेसर इलम इस साल के स्टूडेंट्स को लेकर एक्साइटेड रहती है क्योंकि उनमें आडलाबेट किंगडम की प्रिंसेस होंग बयान भी है। साथ ही वो सक्सेसर भी है जिसे 12 साल की उम्र में अपनी मैजिक एबिलिटी की वजह से एम्पायर का प्रिंस चुना गया था। उसका नाम जेरेमी स्कैल्विन है, जिसने थ्रोन की रेस में अपने भाई को हरा दिया था। इसके अलावा हाई रैंक भी है जो दुनिया की सबसे बड़ी फुल मून मैजिक टावर के मास्टर का सक्सेसर है। प्रोफेसर समझता है कि इतने एलीट फैमिलीज के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम क्वेश्चंस बनाना मुश्किल था। वो एल्डर को अपने क्वेश्चंस की तारीफ के लिए थैंक करता है। जैसा एल्डर ने बताया, क्लास प्लेसमेंट टेस्ट में नए तरह के सवाल थे। पहले 3 सवाल उन लोगों के लिए मुश्किल थे जो सिर्फ यूजुअल तरीके से पढ़ते हैं। उन सवालों का मकसद था कि जिनको आंसर नहीं पता उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक हो सके, और दूसरा मकसद था कि स्टूडेंट किताबों के बाहर के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। क्योंकि मैजिक का एरा पहले मेमोराइजेशन और थ्योरी तक सीमित था, लेकिन अब फास्ट जजमेंट और क्रिएटिव थिंकिंग का समय है। असल में वो सवाल सॉल्व करने के लिए बनाए ही नहीं गए थे और 1000 स्टूडेंट्स ने उन्हें खाली छोड़ दिया। जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं उनमें से भी ज्यादातर एक भी सही आंसर नहीं दे पाते। नए स्टूडेंट्स में सिर्फ 3 लोग तीनों सवाल सही कर पाए। पहला एमा यूजियान है, सेंचुरी का प्रोडिजी जो अचानक अननोन ओरिजिन से सामने आया। फ्लेम भी प्रिंसिपल की रिकमेंडेशन से एडमिशन लेती है, भले ही वो कॉमनर है और माँ के काफी करीब स्कोर लाती है। और तीसरा जिसने तीनों सवाल सही किए वो बेक यूजिल है। बाकी दोनों को जीनियस माना जाता है, लेकिन बेक का एंट्रेंस स्कोर उनसे भी बेहतर होता है। फिर भी प्रोफेसर को हैरानी होती है कि उसने टेस्ट पास कर लिया और तीनों सवाल सॉल्व कर दिए। एल्डर समझ जाती है कि प्रोफेसर बेक के स्कोर्स में खास इंटरेस्ट ले रहा है, क्योंकि कुछ इक्वेशंस ऐसी थीं जो बिना नॉलेज के भी सॉल्व हो सकती थीं। प्रोफेसर सोचता है कि क्या ये लड़का जीनियस है, जिस पर एल्डर कहती है कि शायद ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। फिर वो प्रोटैगनिस्ट की फाइल एनालाइज करने लगता है। उसमें लिखा होता है कि उसे एडमिशन हाई लेवल टेलीपोर्टेशन कंट्रोल एबिलिटी की वजह से मिला है। उसे समझ आता है कि प्रिंसिपल ने खुद उसका एडमिशन अप्रूव किया क्योंकि वो स्पेशल मेज है। प्रोफेसर सोचने लगता है कि टेलीपोर्टेशन स्पेशलिस्ट मेज कैसे काम करता है और जल्द ही जानना चाहता है कि वो सच में स्पेशल है या सिर्फ कोइंसिडेंस था। इधर कॉरिडोर्स में बोर्ड्स पर क्लास असाइनमेंट्स लगने के बाद काफी शोर मचा होता है। स्टूडेंट्स एक्साइटेड होकर देखने भागते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट देखने में लेजी महसूस करता है क्योंकि पहले वो एक क्लिक से देख सकता था। जब सब स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस चेक करते हैं तो बेक का नाम देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसे मैजिक एप्लीकेशन टेस्ट में 0 मिला था। फिर भी वो स्टेला एकेडमी में आ गया। प्रोटोगोनिस्ट इन कंप्लेंट्स की परवाह नहीं करता और बस अपनी क्लास चेक करके निकलना चाहता है। उसे लगता है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो चौंक जाता है जब उसका नाम क्लास एफ में नहीं होता है। उसे हैरानी होती है कि सिर्फ 3 सवाल करने के बाद भी वो फेल नहीं हुआ। उसके नाम के आसपास बातें और बढ़ जाती हैं और सब कहते हैं कि ये गलत है क्योंकि कई नोबल्स उससे कम पोजीशन में आ गए। कुछ गड़बड़ समझकर वो दोबारा चेक करता है और जैसे ही देखता है कि उसका नाम क्लास एस में है
वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आखिर ये वो स्पेशल रैंकिंग है जिसका हर स्टूडेंट सपना देखता है, जहां सबसे एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं। बाकी क्लासेस में कई रूम्स होते हैं, लेकिन इस क्लास में सिर्फ 41 स्टूडेंट्स और एक ही क्लासरूम है। वो सोचता है कि शायद क्लास एस में उसका आना गलती है और अब उसे मेन कैरेक्टर्स के साथ काफी बार मिलना पड़ेगा। वो जानता है कि मेन कैरेक्टर्स के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होना उसकी लाइफ छोटी कर देगा, लेकिन वो क्लास चेंज नहीं कर सकता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अपना बेस्ट देगा और लो प्रोफाइल रखेगा ताकि की फिगर्स के बीच अननोटिस्ड रहे। फिर होंगयील नाम की फायर एलिमेंट प्रोफेसर एक लड़की को जोर से थप्पड़ मारती है और इरिटेट होकर कहती है कि उसने सिर्फ 3 सवाल सही किए और उसे बाकी स्टूडेंट्स से कंपेयर करती रहती है। बोलती है कि जिन सवालों को डम स्टूडेंट्स भी कर गए वो नहीं कर पाई, जिस पर वो लगातार उसे नीचा दिखाती रहती है। आखिर वो उसकी अपनी डॉटर है जो चुपचाप सब सुनती रहती है। उसकी माँ उसे नापसंदगी भरी नजर से देखती रहती है और चाहती है कि उसकी बेटी उसकी तरह न बने, जो परसिक्यूटेड हुई, किंगडम से निकाली गई और टीचर की पोजीशन में फंस गई। वो कहती है कि उसकी बेटी अपनी सिस्टर से बेहतर बन चुकी है और वो नहीं चाहती कि वो किंगडम के लिए डिस्ग्रेस बने। अंदर से लड़की समझ नहीं पाती कि उसकी माँ ऐसा क्यों करती है, चाहे वो कितना भी समझाने की कोशिश करे, क्योंकि वो अपनी जिंदगी वैसे ही जीती है जैसे उसकी माँ ने सिखाया है। उसकी लाइफ में मैजिक और स्पेल्स की प्रॉब्लम्स हैं जो वो सीख नहीं पाई और वो सोचती रहती है कि फैमिली उसे लेकर हमेशा परेशान क्यों रहती है। खैर, आखिर क्लास एस का पहला दिन आ जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट खुद को उस जगह आउट ऑफ प्लेस फील करता है और उस क्लास से डरता भी है जहां उसे रखा गया है। क्लासरूम में लोग गॉसिप करते रहते हैं और सोचते हैं कि उसे यहां नहीं होना चाहिए। उन रिच किड्स के पेरेंट्स ने भी प्रोटेस्ट किया था कि वो रैंक एस में क्यों है, लेकिन प्रिंसिपल ने उसका बचाव किया। हमारा टेलीपोर्ट हीरो उस क्लासरूम में पूरी तरह अलग थलग फील करता है, क्योंकि बाकी लड़के बचपन से कड़ी ट्रेनिंग करते आए हैं, इसलिए उनके बीच किसी स्टूपिड का होना उन्हें इरिटेट कराने करता है। वो कहता है कि कई बार परफॉर्मेंस के कारण किसी स्टूडेंट को रैंक से नीचे भी कर दिया जाता है। इस पर वो सोचता है कि जल्द ही कोई रैंक ए से रैंक एस में आ जाएगा। उसे अजीब लगता है कि गेम के कैरेक्टर्स अब उसके सामने खड़े हैं। कुछ सालों में इस क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट्स वर्ल्ड फेमस बन जाएंगे और मेजियन का केस भी है जो फ्यूचर में मैजिकल वर्ल्ड को बिट्रे कर सकता है। बेकी यूजुअल उम्मीद करता है कि वो उस घटना को रोक पाए। तभी क्लास एस का टीचर अंदर आता है और सबको बैठने को कहता है। ली हैनवेल अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन शुरू करता है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि उसने 1000 से ज्यादा डार्क डिमोनिक ह्यूमंस का शिकार किया है, जिस पर सब इम्प्रेस्ड होते हैं। वो 7th क्लास मैजिक वॉरियर भी है और बताता है कि इस रूम में कई टैलेंटेड स्टूडेंट्स और एक बहुत यूनिक स्टूडेंट मौजूद है। वो समझाता है कि एकेडमी में कॉम्बैट मेजर्स को ट्रेन किया जाता है और यहाँ तक पहुंचने के लिए सबने कठिन शिक्षा पाई है। वो उम्मीद करता है कि सभी स्टूडेंट स्टेला एकेडमी में अपना बेस्ट दिखाएंगे। किसी के पास कोई सवाल नहीं होता, इसलिए वो लेसन शुरू कर देता है। तभी वही लड़की जो अपनी माँ से मार खा रही थी देर से आती है और उसे इंटरप्ट करती है। प्रोटैगनिस्ट होंग बयान्स को लेट आते देख हैरान हो जाता है। वो हमेशा रूल्स फॉलो करती है, इसलिए वो सोचता है कि उसके साथ कुछ हुआ है और बुल ग्लासेस से चेक करता है। वो फायर मेज का प्रोफाइल देखता है जिसमें लिखा होता है कि वो फ्यूचर में विलन बनेगी और उसकी डेथ तय है। हमारा टेलीपोर्ट मेज सोचता है कि उसकी डेथ पहले से फिक्स होना अजीब है। अगर एसल फ्लेम की वजह से खत्म होती है तो होंग भी उसके साथ जाएगी, क्योंकि दोनों का फेट जुड़ा है। उसे समझ आता है कि विलन का यही इनएविटेबल फेट होता है, जैसे फायर मेज का है। वो चाहता है कि अगर पॉसिबल हो तो उन्हें उन्हें बचा ले, लेकिन वो ऐसी पोजीशन में नहीं है। दूर से सब देखते हुए उसे बुरा फील होता है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। तब हैंग बयान आकर उसके बगल में बैठ जाती है। बेकी यूजुअल थोड़ा साइड में खिसक जाता है और उसे बैठने देता है, लेकिन उसे लगता है कि शुरुआत से ही चीजें बदल रही हैं। लेसन शुरू करने से पहले टीचर स्टाफ सक्सेशन सेरेमनी के बारे में बताता है, जिसमें क्लास एस और क्लास ए साथ जाएंगे। हमारा प्रोटैगनिस्ट इस सेरेमनी को थोड़ा अनोइंग मानता है, लेकिन देखने के लिए एक्साइटेड भी है। आखिर स्टेला एकेडमी में 2 बड़े इवेंट्स होते हैं, एक फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट सेरेमनी और दूसरा स्टाफ सक्सेशन सेरेमनी। एकेडमी की रेपुटेशन की तरह ये स्टाफ सेरेमनी भी खास है। टीचर सब स्टूडेंट्स को सेरेमनी साइट पर ले जाता है और बताता है कि वहां लो क्लास से मिड हाई क्लास तक के स्टाफ्स रखे हैं। उन्हें जो स्टाफ सबसे इंटरेस्टिंग लगे उसे चूज करना है, क्योंकि बाद में स्टाफ एक्सचेंज प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए सोच समझकर एक ही स्टाफ लेना बेहतर है। प्रोटोगोनिस्टोन जानता है कि एथर वर्ल्ड में स्टाफ रेजोनेंस के जरिए अपने ओनर को चुनता है, इसलिए वो जबरदस्ती हाई लेवल स्टाफ नहीं ले सकता। बेक एक स्टाफ के सामने रुकता है और सोचता है कि कौन सा चुने। पहले होता तो एफ लेवल वाला ले लेता, लेकिन अब वो रैंक एस में है, इसलिए ध्यान से सोचता है। उसे शॉर्ट फॉर्म स्टाफ ज्यादा सूटेबल लगता है। स्टाफ्स 2 तरह के होते हैं, शॉर्ट फॉर्म वॉन्ड और लॉन्ग फॉर्म स्टाफ। वॉन्ड्स आमतौर पर नाइट्स इस्तेमाल करते हैं जो फास्ट स्पेल्स कास्ट करते हैं, जबकि लॉन्ग स्टाफ्स प्रीस्ट्स इस्तेमाल करते हैं जो एक पावरफुल लॉन्ग स्ट्राइक पर फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स गॉसिप करते रहते हैं कि कॉमनर बेक कौन सा स्टाफ चुनेगा, क्योंकि एस क्लास स्टूडेंट होने के नाते उसे रेजोनेंस में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और वे उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन प्रोटैगनिस्ट कमेंट्स पर ध्यान नहीं देता। तभी कोई उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। इरिटेट होकर वो अपना नाम यूएस बताता है और ये नाम हमारा प्रोटैगनिस्ट
पहली बार सुनता है। एक अजीब सा लड़का जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था पूछता है कि वह कौन सा स्टाफ लेने वाला है और कहता है कि उसे अपने कॉमनर स्टेटस के हिसाब से कोई स्टाफ लेना चाहिए, जिस पर वह यह भी जोड़ता है कि उसे प्रोफेसर के लिए ट्रबल नहीं क्रिएट करना चाहिए। जिस पर हमारा हीरो कहता है कि उसे भी प्रोफेसर के लिए ट्रबल नहीं क्रिएट करना चाहिए, इतना जर्क बनकर। यह सुनकर वह नोबल और ज्यादा इरिटेटेड हो जाता है और टेलीपोर्टेशन मेज को इंसल्ट करना शुरू कर देता है, जिस पर मेज पूछता है कि क्या वह फाइट करना चाहता है। इसी दौरान प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि वह एक मार्की का बेटा है। फिर वह बोबो ग्लासेस यूज करता है और उसे उस इरेलेवेंट लड़के के बारे में बस इतनी ही इन्फो मिलती है, जिससे उसे समझ आता है कि यह लड़का उसकी लाइफ में बिल्कुल सेकेंडरी और अनइम्पॉर्टेंट है। इसके बाद वह यूएस कहता है कि वह एक बहुत फेमस स्टाफ लेने वाला है जिसका नाम एडमोर एडोमाय है, जिस पर हमारा हीरो समझ जाता है कि यह अपर मिडिल टीयर का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टाफ होगा। ऐसा स्टाफ आमतौर पर प्रोफेशनल मैजिक वॉरियर्स यूज करते हैं, चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। स्टूडेंट्स के लिए लोअर मिडिल टीयर स्टाफ ही लिमिट होना चाहिए। प्रोफेशनल मैजिक वॉरियर्स भी मुश्किल से लोअर मिडिल टीयर स्टाफ होल्ड कर पाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक और अपर मिडिल टीयर स्टाफ मौजूद है जो इतना भी रियल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखा गया है। फिर प्रोफेसर सबको कहता है कि जिस स्टाफ में इंटरेस्ट है उसके सामने जाकर खड़े हो जाओ, जिस पर सभी स्टूडेंट्स अपने अपने स्टाफ्स के सामने जाकर उन्हें चूज करने लगते हैं। लेकिन सब चौंक जाते हैं जब एचविन हेडन आमिकोटे स्टाफ चूज करता है, जो मिडिल टीयर और फेमस है, और साथ ही प्रिंस गैल्विन और प्रिंसेस हॉर्न भी मिडिल टीयर स्टाफ चूज करते हैं। ली देखना चाहता है कि कितने लोग मिडिल टीयर स्टाफ लेने की कोशिश करेंगे, जिसे सिर्फ सर्टिफाइड स्टूडेंट्स ही वील्ड कर सकते हैं, जिस पर प्रोफेसर कहता है कि इस साल के स्टूडेंट्स बहुत इंप्रेसिव हैं। ये सुनकर आस्क इरिटेटेड हो जाता है और कहता है कि वह भी करके दिखाएगा और सबसे स्ट्रॉन्ग स्टाफ लेने की कोशिश करता है। फिर वह अपर मिडिल टीयर स्टाफ के सामने रुकता है ताकि उसके साथ रेजोनेट कर सके और सबको ध्यान से देखने के लिए कहता है। आखिर वह दिखाने वाला है कि रियल जीनियस कैसा दिखता है। जैसे ही वह स्टाफ को छूता है, एक बहुत बड़ा मैजिकल एक्सप्लोजन होता है और सब कुछ वॉश आउट हो जाता है। जैसा सबने एक्सपेक्ट किया था, वह फेल हो जाता है और हैम के स्लैब की तरह जमीन पर गिर जाता है। लोग पैनिक करने लगते हैं क्योंकि वह सीरियसली हर्ट दिखता है। कोई सोचता है कि अपर मिडिल टीयर स्टाफ के साथ रेजोनेट करना इम्पॉसिबल है और बेहतर है कि हार मान ली जाए। आखिर स्टाफ का ओनर पहले ही डिसाइड हो चुका है और वह मुजियन होगा, जो कॉन्फिडेंटली आर्टिफैक्ट की तरफ बढ़ता है। उसी मोमेंट वह आइटम के सामने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ रुकता है। स्टाफ का ओनर तय हो चुका है और अब मायूजांग अपर मिडिल स्टाफ लेने की कोशिश करने वाला है। सब लोग मानने से इनकार करते हैं कि वह एडमरी एडोमरा स्टाफ होल्ड कर पाएगा, लेकिन सबकी सरप्राइज के लिए वह स्टाफ पकड़ लेता है और उसके हाथों से तेज लाइट निकलने लगती है। उस ब्लाइंडिंग लाइट की वजह से सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब लाइट फेड होती है, तब प्रोडिजी के चेहरे पर स्माइल दिखती है, जो उस छोटे स्टाफ को ऐसे पकड़ रहा है जैसे कुछ भी ना हो। उसके आसपास कोई भी स्टूडेंट बिलीव नहीं कर पाता कि नए स्टूडेंट ने अपर मिडिल स्टाफ ले लिया। वे सोचते हैं कि क्या यह पॉसिबल भी है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट पहले से एक्सपेक्ट करता है क्योंकि वह स्टोरी जानता है। उसे पता है कि अब सबको उसकी टैलेंट का अंदाजा हो जाएगा। कुछ सेकंड्स तक हमारा हीरो सोचता है कि एमए उसे टीज करेगा, लेकिन नोबल बस हल्की स्माइल देता है। स्थिति को इग्नोर करते हुए वह कमेंट करता है कि फ्लेम ने भी अपर मिडिल स्टाफ लिया है। उसी मोमेंट हमारा हीरो इमेजिन करता है कि अब राउट स्प्लिट होने वाला है। अगर फ्लेम टेरियन स्टाफ ले लेती है तो नोबल उसकी तरफ इंटरेस्टेड हो जाएगा। लड़की के जीनियस होने की वजह से एमा यूजियांग राउट शुरू होगा, लेकिन अगर वह कोई दूसरा स्टाफ लेती है तो एक बिल्कुल नया रूट शुरू हो जाएगा। इसीलिए बेकी यूजियल को फ्लेम का यूज करना होगा ताकि एमे एक हीरो बन सके। तभी वह टर्वन स्टाफ को देखता है और एक लड़की उसकी तरफ जाती दिखती है। वह लड़की फ्लेम होती है, जो कॉशियसली सेक्रेड आर्टिफैक्ट की तरफ बढ़ती है। अंदर ही अंदर प्रोटैगनिस्ट चाहता है कि वह स्टाफ ले ले, जिससे नोबल एमे उसकी तरफ इंटरेस्टेड हो जाए और राउट अलग बन जाए। तब शायद हैप्पी एंडिंग मिलने का चांस बढ़ जाएगा, लेकिन लड़की स्टाफ को इग्नोर कर देती है, जिससे हमारा हीरो शॉक हो जाता है। आखिर उसे लगा था कि वह टर्वन में इंटरेस्टेड है। वह सोचता है कि शायद उसे स्टाफ के बारे में इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए उसने इग्नोर किया। फिर भी यह बैड है, क्योंकि फ्लेम को प्रोटैगनिस्ट होने के कारण किसी भी स्टाफ के साथ रेजोनेट करना चाहिए। वह सोचता है कि कहीं वह खराब स्टाफ चुनने से डर तो नहीं रही और अच्छे स्टाफ्स खोने से बचना चाहती है। अब उसे कोई और ऑप्शन नहीं दिखता और वह टर्वन स्टाफ खुद उसे देने का डिसाइड करता है। अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी यूज करके वह लड़की के ठीक पीछे अपीयर होता है। वह उसे ग्रीट करता है और अचानक अपीयरेंस की वजह से लड़की थोड़ा स्टार्टल्ड हो जाती है। वह कहता है कि वह जानना चाहता है कि लड़की कौन सा स्टाफ चूज करने वाली है। वह कहता है कि वह हेल्प करना चाहता है क्योंकि वह लॉस्ट लग रही है, लेकिन लड़की हेल्प नहीं चाहती और उसे दूर जाने को कहती है। यह देखकर प्रोटैगनिस्ट को कुछ स्ट्रेंज फील होता है, क्योंकि फ्लेम को फ्रेंडली होना चाहिए था, इतनी कोल्ड नहीं। फिर भी बेक हार नहीं मानता, क्योंकि उसकी और दूसरों की लाइफ इसी पर डिपेंड करती है। वह कहता है कि वह सच में उसकी हेल्प
करना चाहता है ताकि वह सही स्टाफ चूज कर सके। लड़की बार बार उसे अपने काम से काम रखने को कहती है, फिर भी प्रोटैगनिस्ट टेरवॉन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। यह सुनकर लड़की इरिटेटेड हो जाती है और समझती है कि उसे स्टाफ्स के बारे में कुछ पता नहीं। बेकी को लगता है कि वह साइड कैरेक्टर्स की परवाह नहीं करती और वह कहता है कि उसने उसके बारे में बहुत सुना है और वह टेरवन विल्ड कर सकती है। तभी अचानक कुछ स्ट्रेंज होने लगता है और एक अजीब आवाज निकलती है। बेक्यूजियो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता क्योंकि अचानक एक थंडरस घटना हो जाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने हाथ अपर मिड रैंक स्टाफ पर रखता है और वह उसके साथ रेजोनेट भी कर लेता है, जिस पर वह खुद ही बेहद शॉक्ड रह जाता है और सोचता है कि यह उसके हाथ में आया कैसे। आखिर यह स्टाफ तो फ्लेम को मिलना था, उसे नहीं। इसके बाद वह लड़की से बात शॉर्ट कर देता है क्योंकि वही स्टाफ वो उसे देने वाला था और अब उसने खुद उठा लिया है। आगे हम लड़की फ्लेम को स्कूल में घूमते हुए देखते हैं जहां वह गॉसिप सुन रही होती है। वह स्टूडेंट्स को 2 स्टूडेंट्स के बारे में बात करते सुनती है जिन्होंने अपर मिड क्लास वॉन्ड्स अट्रैक्ट कर लिए, जो हिस्ट्री में अब तक सिर्फ 5 लोगों के साथ हुआ है। जिस पर वे यह भी कहते हैं कि उनमें से एक स्टूडेंट ने एग्जाम में सिर्फ टेलीपोर्टेशन यूज किया था। ये सुनकर वे हैरान होते हैं और कहते हैं कि टेलीपोर्टेशन तो बेसिक मैजिक है और उसे मैजिकल ट्रैश बताते हैं। जिस पर लड़की पूरी कॉन्वर्सेशन सुनती है और सेल्फ स्टडी हॉल में चली जाती है जहां आखिर उसे शांति मिलती है और कोई मरमर नहीं होता, क्योंकि आज का मेन टॉपिक वही टेलीपोर्टेशन मेज है जिसने हाई लेवल स्टाफ हासिल किया है। 2 नए स्टूडेंट्स के हाई क्लास वॉन्ड्स पाने की न्यूज हर जगह फैल चुकी होती है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या था। वह बार बार सोचती है कि वह लड़का कौन था जिसने टेरेवॉन होल्ड कर लिया। वह नॉवेल कई बार पढ़ चुकी होती है और बेक यूजिल नाम का कोई कैरेक्टर उसने पहले कभी नहीं देखा। नॉवेल में किसी ने भी वह वॉन्ड कभी होल्ड नहीं किया था और उसने बड़ी आसानी से कर लिया। वह सोचती है कि बेक ने यह सिर्फ उसे शो ऑफ करने के लिए किया। फिर वह उस थॉट को इग्नोर करती है। तभी उसकी फ्रेंड्स आ जाती हैं और पूछती हैं कि क्या वह अकेले स्टडी करने वाली है। लड़की कहती है कि वह इतनी नर्ड नहीं है कि ऐसा करे, जिस पर उसकी फ्रेंड्स डिसएग्री करती हैं और ये भी पूछती हैं कि वह सबको ब्रैट्स क्यों बुलाती है जबकि उसकी उम्र भी उतनी ही है। वह खुद को जस्टिफाई करते हुए कहती है कि यह उसकी हैबिट है क्योंकि उसे हमेशा बड़े की तरह ट्रीट किया गया है। अंदर ही अंदर वह जानती है कि वह प्रेजेंट डे नॉवेल में है और उसे चाइल्ड की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। जब उसे स्टडी के बारे में पूछा जाता है तो वह कहती है कि उसका एक स्पेशल सप्लीमेंट्री मीटिंग है जिसमें वह हिस्सा लेने वाली है, जिस पर वे किसी और दिन कॉफी पीने का डिसाइड करते हैं और फ्लेम वहां से चली जाती है। अंदर से फ्लेम को अपने उम्र के स्टूडेंट्स के साथ स्कूल में रहना पसंद नहीं आता। इसी दौरान सोचते हुए वह अचानक किसी से टकरा जाती है। वह व्यक्ति हेवान होता है जो टकराने के बाद पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन खराब देखकर वह पूछता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। लड़की को उसका अचानक कंसर्न अजीब लगता है और वह कहती है कि वह ठीक है और अब स्टडी करने जा रही है, जिस पर वह कहता है कि वह एस क्लास ट्रेनिंग रूम जा रहा है और लेजी नहीं है। इसके बाद दोनों के बीच शेड्यूल्स को लेकर अजीब सा एक्सचेंज होता है और हे वन लड़की के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है कि वह बाद में मिलेगा। अंदर ही अंदर फ्लेम सोचती है कि उसका मैनर बहुत ड्राई और बहुत सिंसियर है जो उसे पसंद नहीं आता। तभी वह नोटिस करती है कि एक लड़की डोर की क्रैक से झांक रही है। वह जैकी होती है और नोटिस होते ही वहां से भाग जाती है, जिससे फ्लेम कंफ्यूज हो जाती है कि वह अब तक वहां खड़ी होकर उस पर स्पाई क्यों कर रही थी। लेकिन वह बहुत बिजी होती है और उसके पीछे नहीं जाती बल्कि सीधे सप्लीमेंट्री मीटिंग की तरफ बढ़ती है। ओरिजिनल नॉवेल के अनुसार एसल और होंग भी इस मीटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं। वह इसे देखना चाहती है क्योंकि फीमेल प्रोटैगनिस्ट और विलेन आमने सामने होने वाले हैं। जैसे ही वह रूम में एंटर करती है उसे कई फेमिलियर फेसेस दिखाई देते हैं। वह नोटिस करती है कि सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इसी रूम में मौजूद हैं। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि होस्ट क्लास ए का काइल है। यह मीटिंग उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने ग्रेड्स इंप्रूव करना चाहते हैं और उसे उनसे ऐसी रिएक्शन की उम्मीद भी थी। वह यह भी नोटिस करती है कि मा यूजियांग और बेक यूजिल भी वहां मौजूद हैं। मा यूजियांग इस वर्ल्ड का मेल प्रोटैगनिस्ट माना जाता है और वह साफ तौर पर बेक में इंटरेस्ट दिखा रहा है, जिसे वह कोइंसिडेंस समझती है। आखिर बेक ने हेलिश एग्जाम के सिर्फ 3 सवाल ही सॉल्व किए थे। वह सोचती है कि बेक शुरू से जानता था कि सवाल सॉल्व करके वह क्लास एस में पहुंच जाएगा। अगर बेक यूजिल पहले से जानता था और ऐसा एक्ट कर रहा है तो वह डेंजरस है और यही कंक्लूजन फ्लेम हमारे हीरो के बारे में निकालती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो मीजांग से दूर रहना चाहता है, लेकिन वह फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश करता है और उसके मोटिवेशंस पूछता है। प्रोटोगोनिस्ट उससे इंटरैक्ट नहीं करना चाहता और कहता है कि वह यहाँ सिर्फ अपने ग्रेड्स इंप्रूव करने आया है। वह सोचता है कि माँ अचानक उसमें इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। तभी काइल सबको साइड कॉन्वर्सेशंस बंद करने और एग्जाम प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने को कहता है। वह कहता है कि एग्जाम में एक बहुत हाई डिफिकल्टी प्रॉब्लम थी जिसे 3 क्वेश्चंस फ्रॉम हेल कहा गया। इसी वजह से उसने खुद उन सवालों में से एक हैंडल करने का डिसाइड किया। काइल नोबल्स के बीच अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है और उसे पता है कि यह उसका रियल चांस है क्योंकि बेक का क्लास एस प्लेसमेंट एग्जाम में लोएस्ट स्कोर था। इसलिए वह स्माइल करता है और डिसाइड करता है कि वह दिखाएगा कि वह उससे बेहतर है और पहले हेलिश एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करता है। वह क्लेम करता है कि यह एक ट्रैप है जो स्टूडेंट्स को मिसलीड करने के लिए बनाया गया है, जिस पर
सब क्लास में सीख रहे होते हैं, लेकिन नॉवल की प्रोटैगनिस्ट बार बार बेकोजिल को देखती रहती है और हमारे हीरो से पूछती है कि क्या उसे लगता है काइल सही है। हमारा हीरो समझ नहीं पाता कि क्या जवाब दे, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि काइल कर क्या रहा है। उसे कुछ भी क्लियर नहीं होता, इसलिए वह ऑनेस्ट रहने का डिसाइड करता है और कह देता है कि उसे नहीं पता, जिस पर पूरा क्लासरूम रुककर उसकी बात सुनने लगता है, क्योंकि वह कह रहा है कि उसे बोर्ड पर क्या पढ़ाया जा रहा है समझ नहीं आ रहा। लेकिन सब गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि उसने कहा काइल गलत सॉल्व कर रहा है। प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पाता कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी बोर्ड पर पढ़ा रहा स्टूडेंट इरिटेटेड हो जाता है और कहता है कि अगर वह गलत कर रहा है तो बेक खुद आकर सवाल सॉल्व करे। यह सुनकर प्रोटैगनिस्ट शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वह यह बिल्कुल नहीं चाहता था, जिस पर मा यूजंग हंस देता है और प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि उसने जानबूझकर उसे टेस्ट करने के लिए ऐसा किया। तो वह सीढ़ियों से नीचे उतरता है और मन ही मन चाहता है कि यह एम्बैरेसिंग सिचुएशन जल्दी खत्म हो जाए। रास्ते में कई स्टूडेंट्स उसे घूरते हैं, जिस पर वह काइल के हाथ से चौक लेता है, अपने बो ग्लासेस पहनता है और 3 हेलिश क्वेश्चन सॉल्व करने की तैयारी करता है। तभी उसे एहसास होता है कि यह असल में वर्ड प्ले का टेस्ट ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल में जब कोई मेज ऐसा स्पेल कास्ट करता है जिसमें टीयर्स शेड करने को कहा जाता है, तो गोल उस मीनिंग को समझना था और आंसर उतना मुश्किल नहीं था जितना लग रहा था। अर्थ डिकॉम्पोजिशन की स्टेट में रोती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट भी इसे रिडिकुलस मानता है, लेकिन यही टाइप का सवाल टेस्ट में आया था। काइल ने इसे मैथ प्रॉब्लम की तरह सॉल्व किया था और क्रैक्ड सॉइल के बारे में बात की थी जब वह रोती है। उसका मेथड गलत था, लेकिन वह लक से सही आंसर तक पहुंच गया। हमारा हीरो कहता है कि वह असली तरीका दिखा नहीं सकता, लेकिन वह बता सकता है कि काइल कहाँ गलत हुआ। आखिर प्रॉब्लम में अर्थ लिखा है, लेकिन वह वाटर या विंड भी हो सकता था, और वह पूछता है कि तब उसका मेथड काम करता या नहीं, और इसी वजह से वह अलग तरीका दिखाने वाला है। यह सुनकर बाजॉय थोड़ा एंग्री हो जाता है, क्योंकि बेक उसका पूरी तरह अलग मेथड दिखाने वाला है। वह कहता है कि काइल सिर्फ लक से सही हुआ और उसने सही पाथ फॉलो नहीं किया, जिससे काइल का कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट जाता है। वह मान लेता है कि वह गलत था। फिर प्रोटैगनिस्ट सवाल सॉल्व करने का तरीका सिखाना शुरू करता है, जिस पर रूम में मौजूद सब लोग रुककर सुनते हैं और नोट्स लेने लगते हैं। फ्लेम भी, जो हैरान हो जाती है कि बाकी स्टूडेंट्स उसकी हर बात लिख रहे हैं। आसिल और होंगबे आर्ग्यू कर सकते थे, लेकिन वे भी प्रॉब्लम में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे फ्लेम सोचती है कि क्या यह सही है। मा यूजियांग अगले दिन उससे मिलने के लिए एक्साइटेड रहता है। जल्द ही दोनों स्माइल और वेव के साथ गुड बाय कहते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी लाइफ में उससे इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। अपने हाथ की पाम को देखते हुए वह इमेजिन करता है कि इसका फोन यूज करने से कुछ रिलेशन है। उसे समझ नहीं आता कि उसने बाजोय का अटेंशन क्यों अट्रैक्ट कर लिया, और अब वह यह नहीं चाहता। उसे यह भी अजीब लगता है क्योंकि वह किसी में इंटरेस्टेड नहीं था, फ्लेम में भी नहीं। तभी वह हॉलवे में होंगबाय को देखता है और सोचता है कि वह वहां क्या कर रही है। हालांकि यह उसका मैटर नहीं है, फिर भी वह आगे बढ़ने लगता है। तभी लड़की उसे आवाज देकर बात शुरू करती है और कहती है कि वह उससे कुछ पूछना चाहती है, जिस पर हमारा हीरो हैरान हो जाता है। वह उसे कहती है कि उसने पहले सॉल्यूशन एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। बेकी यूजुअल सोचता है कि वह इलॉजिकल टेस्ट को लॉजिकल तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया और शायद वह किसी बात को लेकर कंफ्यूज्ड है, इसलिए उससे बात करने आई है। वह समझती है कि प्रोटैगनिस्ट उस एनवायरनमेंट में एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था, इसलिए हंग बायन कहती है कि वह उसकी भरपाई करेगी और कहती है कि वह अभी उसे सब एक्सप्लेन करे। फिर दोनों लाइब्रेरी जाते हैं और आमने सामने बैठकर एग्जाम पेपर्स खोलते हैं, और वह समझ नहीं पाता कि वह क्लास टेस्ट के 3 सवाल एक्सप्लेन करने के लिए उसे पे क्यों कर रही है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उससे सिर्फ 3 सवाल गलत हुए और वह उससे पूछने आई जिसने बाकी सब गलत किए। वह कहती है कि उसे इसका शर्म नहीं, बल्कि उन 3 का आंसर न समझ पाने का शर्म है। जब तक उसे आंसर मिल जाए वह कुछ भी करने को तैयार है। बेक पूछता है कि उसने उसी से क्यों पूछा, वह प्रिंसेस है और उसके बहुत फ्रेंड्स होंगे। वह कहती है कि सभी फ्रेशमैन में सिर्फ 3 लोगों ने वे 3 सवाल सही किए और वह उनमें से एक है। हंग को पता है कि वे सवाल लोगों को गलत कराने के लिए बनाए गए थे, फिर भी तीनों ने आंसर कर दिया, इसलिए वह मुश्किल सिचुएशन में और हेल्प चाहती है। हमारा हीरो समझ ही नहीं पाया था कि वे ट्रिक क्वेश्चंस थे जिन्हें कोई सॉल्व न कर सके। वह इसे क्रेजी मानता है और अब समझता है कि वह क्लास एस में क्यों पहुंचा। साथ ही वह फ्लेम के पहले रूड बिहेवियर को भी समझता है, क्योंकि उसे इस वर्ल्ड की डिटेल्स नहीं पता थी और न ही उन क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन वह यह भी कह सकता है कि फ्लेम बाकी लोगों से अलग है। आखिर उसने पूरा नॉवेल पढ़ा है और गेम नहीं खेला, फिर भी वर्ल्ड को क्लियरली समझती है, इसलिए उन सवालों के आंसर उसके लिए क्लियर थे। इसी वजह से उसने बेक को रिकॉग्नाइज किया जो ओरिजिनल स्टोरी में एक्स्ट्रा था और उसके रास्ते में आ गया, और इसी कारण उसने उसके साथ वैसा बिहेव किया जिससे वह सोच में पड़ जाता है। फिर वह पूछता है कि क्या उसने उसकी रिक्वेस्ट सुनना भूल गई जो उसने हेल्प के बदले मांगी थी, और वह कहता है कि उसकी एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि वह स्टाफ के बदले उससे एक मैजिक सोर्ड ट्रेड करना चाहता है। आखिर उसके किंगडम के ब्लैकस्मिथ्स ये कर सकते हैं। वह कहती है कि ऐसे वेपन्स लो रैंक मर्सनरीज यूज करते हैं, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि यह वेपन्स उसके स्टाइल से मैच करेंगे। बेकी यूजुअल उसे यह एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि उसके पास माना ही नहीं है। होंगबाय
बयन कहती है कि वह उसके लिए यह आसानी से कर सकती है। इसके बाद वह पहला सवाल सॉल्व करने का मेथड समझाना शुरू करता है, जहां वह कहता है कि पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा, जिससे वह कंफ्यूज हो जाती है। आखिर हंक वीकनेस यही है कि उसकी मैजिक सिर्फ एकेडमिक है और वह उसी में अटक जाती है, लेकिन वह यह दूसरे साल में समझेगी जब वह उससे बुरी तरह हार जाएगी। इसलिए वह सोचता है कि अभी हिंट्स नहीं दे सकता, सिर्फ गाइड करेगा। फिर वह उससे पूछता है कि क्या वह नॉनसेंस क्विज के बारे में जानती है, ताकि उसकी थिंकिंग स्टिमुलेट हो सके। लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि उसने नॉनसेंस क्वेश्चनर के बारे में सुना है। फिर भी प्रोटैगनिस्ट एग्जाम्पल देने का डिसाइड करता है और पूछता है कि एक नी और दूसरी नी के बीच क्या होता है। होंगबैन जवाब देती है कि वह नी का पीछे वाला हिस्सा है, जिस पर वह कहता है कि आंसर लेटर ई है। आखिर एक नी और दूसरी नी के बीच ई आता है, और यही उसका सवाल था। यह सुनकर लड़की उस लॉजिक वाले रिडिकुलस आंसर पर बहुत इरिटेटेड हो जाती है, जिस पर वह उसे काम रहने को कहता है और बाकी सवाल सॉल्व करने की कोशिश करने को कहता है। आखिर कुछ फॉर्मूलाज और टेक्निक्स ऐसी हैं जो वह नहीं जानती और उसे क्रिएटिविटी यूज करनी होगी। फिर वह पूछता है कि क्या क्रिएटिविटी मेमोराइज की जा सकती है। उसी वक्त लड़की जवाब देती है कि नहीं। वह कहता है कि कई स्पेल्स और टेक्निक्स जानना मेज के लिए जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है थॉट की बाउंड्रीज से बाहर दुनिया को देखना। आखिर मैजिक छोटे से चेंज से भी ग्रो कर सकता है, लेकिन वह चीजों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव तरीके से देखती है। स्पेल सिर्फ मेमोराइज और कास्ट करने के बारे में नहीं है, भले वह एनालिटिकल थिंकिंग और जजमेंट में उससे बेहतर हो, लेकिन मेज की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्रिएटिविटी में वह पीछे है। अपने बारे में इतनी ट्रूथ्स सुनकर लड़की थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और उन्हें समझने की कोशिश करती है। हमारा हीरो नोटिस करता है कि क्रिटिसिज्म सुनते हुए उसका चेहरा ज्यादा सीरियस और क्लोज्ड ऑफ हो गया है। होंगबैन उसकी सारी बातें समझ जाती हैं, भले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। बेकी यूजियो को यह फैसिनेटिंग लगता है क्योंकि उसे खुद नहीं पता वह क्या बोल रहा है, और फिर भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। खुश होकर कि वह समझ गई, वह टेस्ट रिव्यू शुरू करने का डिसाइड करता है। इसके बाद वह एक क्विज बनाता है, जिसमें एक स्टोन ने लॉग को ग्रीट किया और टाइम क्या है। लड़की कहती है कि उसे नहीं पता, और क्विज का आंसर 8.00 है, क्योंकि यह हाई लॉग जैसा साउंड करता है। फिर वह ऐसे कई स्टूपिड क्वेश्चंस पूछता रहता है जो क्रिएटिविटी फोर्स करते हैं। होंगबे किसी का भी आंसर नहीं दे पाती, जिससे वह इरिटेट होने लगती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि वह कभी भी एक्सप्लोड कर सकती है, फिर भी वह क्वेश्चंस पूछता रहता है और एक और पन बनाता है, और लगता है ये भी वह सॉल्व नहीं कर पाएगी। तभी वह अचानक सही आंसर दे देती है। टेलीपोर्टेशन मेज कहता है कि लड़की ने यह सवाल सही कर लिया। ये पहली बार है जब उसने उसे स्माइल करते देखा है, चाहे गेम में हो या रियल लाइफ में। वह कहता है कि उसे प्रिंसेस से यही उम्मीद थी और उसकी क्रिएटिविटी दूसरे लेवल पर है। होंगर फ्लैटर्ड नहीं होना चाहती और उसे अगला सवाल देने को कहती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे रीजनिंग और क्रिएटिविटी डेवलप करना सिखाता रहता है, जब तक सिटी पर नाइट नहीं हो जाती। फिर हम उसे स्ट्रीट्स में टायर्ड चलते देखते हैं, क्योंकि उसने 3 घंटे प्रिंसेस होंग बयान से नॉनसेंस क्वेश्चंस पूछे और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी बातें सच मान लेगी। वह बिना डाउट एक एक्सीलेंट स्टूडेंट है और उसका माइंड शार्प है, लेकिन उसकी वीकनेस रिजिड थिंकिंग है। हमारा मेज थोड़ा गिल्टी फील करेगा अगर वह सच में विलन बन गई, इसलिए उसे जल्दी लैंड ट्रांसफॉर्म और मैजिक सोर्ड चाहिए ताकि वह ज्यादा काम कर सके। बेक यूजिल क्लास के लिए जरूरी बुक्स खरीदने वापस जाने का डिसाइड करता है, लेकिन वह स्ट्रीट्स भूलने लगता है और एमलेसली घूमता रहता है, जब तक आखिर उसे वह जगह नहीं मिलती जिसकी वह तलाश कर रहा था, जो काफी सिनिस्टर दिखती है। अंदर जाते ही वह नोटिस करता है कि सब कुछ वॉर्न डाउन है और बहुत पुरानी किताबें हैं। उसे पता है कि ओनर की अजीब हैबिट है, वह सोने का नाटक करता है और कस्टमर्स को देखता रहता है। यह एक डर्टी और नेमलेस बुक स्टोर है। स्टेला में 10 साल पहले टॉप ग्रेजुएट हुई स्टूडेंट मीला की नोट्स यहाँ छिपी हुई हैं। उस वक्त गेम में एक बटन दबाने पर स्क्रीन पर लेसन दिख जाता था, लेकिन रियल लाइफ में उसे बुक ढूंढनी पड़ती है। इतना ही नहीं, किस बुक का यूज किया जाए इस पर उसके ग्रेड बढ़ने की स्पीड भी डिपेंड करती है। शुरू में उसने फेमस प्लेसेस से बुक्स खरीदी थीं, लेकिन बाद में उसे पता चला कि अच्छे बुक्स छिपे होते हैं, जैसे ऐसे बुक स्टोर में। इसलिए वह माला की मैजिक इंजीनियरिंग नोट्स ढूंढ रहा है। इससे लगभग गारंटी है कि उसे परफेक्ट स्कोर मिलेगा, और बोबो ग्लासेस यूज करने से उसके ग्रेड्स और बढ़ते हैं। आखिर उसे उस टूटे फूटे बुक स्टोर में वह बुक मिल जाती है जिसे वह ढूंढ रहा था, लेकिन जैसे ही वह बुक उठाने जाता है, कोई उससे टकराकर वही बुक पकड़ लेता है। वह देखता है कि वह लड़की एसिल है, जो मीला की नोट्स लेने की कोशिश कर रही है। लड़का कहता है कि वह उसे जानता है क्योंकि वह बहुत फेमस है। वहीं वह उसे रिमेडियल ग्रुप में होने से पहचानती है और उसका नाम बेक जानती है। हालांकि लड़की भूल जाती है कि स्टेला अकेडमी में आने से पहले वह उससे मिल चुकी है। एसिल कहती है कि उसे उसका डिबेट पसंद आया था, लेकिन वह चाहती थी कि वह एक्सप्लेनेशन पूरा करता। इसके बाद लड़की बुक हाथ में लेकर अपोलोजाइज करती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे थैंक्स कहता है कि उसने वह बुक नहीं ली जो वह चाहता था, और सोचता है कि इतनी फेमस लड़की इस बुक स्टोर में क्यों है। फिर वह बैक कवर पर बुक की प्राइस चेक करता है, लेकिन अभी भी कंफ्यूज रहता है कि वह यहाँ कई बुक्स क्यों उठा रही है। आखिर यह यूज्ड बुक्स की दुकान है और यहाँ उसके जैसे गरीब स्टूडेंट्स आते हैं। क्योंकि आइसेल की फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, इसलिए उसके पास यहाँ आने के अलावा ऑप्शन नहीं। शायद उसके पिता को डार्क डिमोनिक ह्यूमंस ने मार दिया और फैमिली रूइन हो गई।
एक प्रिंसेस का पैसे की कमी से प्राइस देखकर यूज्ड बुक्स खरीदना दुखद है। और इतना ही नहीं, ओरिजिनल नॉवल में उसका एंडिंग बहुत अनहैप्पी है, जहां उसे इस वर्ल्ड की प्रोटैगनिस्ट बनी फ्लेम से भी पहले मार दिया जाता है। बेक यूजुअली यह कंक्लूड करता है कि गेम का सबसे अनफॉर्चुनेट कैरेक्टर प्रिंसेस एसल है। इसके बाद वह बुक स्टोर ओनर के पास जाता है और जिन बुक्स को खरीदना चाहता है उनका स्टैक सामने रख देता है, जिस पर लड़की उसे थोड़ा इंटिमिडेटेड होकर देखती है और कहती है कि उसने इंटरेस्टिंग बुक्स चुनी है, उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हमारा प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि वह उसे इडियट बोलने वाली थी, जिससे उसे अवर्ड फील होता है। फिर वह पूछती है कि वह एडवांस्ड स्टीलिंग थ्योरी जैसे टॉपिक्स क्यों पढ़ रहा है। आखिर यह थ्योरी एंशिएंट मैजिक से जुड़ी है, जिसमें आइटम्स का यूज होता है और यह करंट वर्ल्ड में ऑब्सोलीट माना जाता है। हमारा हीरो मानता है कि एल्केमी और मैजिक इंजीनियरिंग सोसाइटी में इसका ज्यादा यूज नहीं है, फिर भी यह ऐसा टॉपिक है जिसे वह पढ़ना चाहता है और इसी कारण उसने यह बुक्स चुनी है, खासकर इसलिए क्योंकि बाकी लोग भी उसी की तरह सोचते हैं, जिससे इस क्लास में अच्छे ग्रेड्स लेना आसान हो जाएगा। इसके बाद वह गुड बाय कहता है और अपनी बुक्स लेकर निकल जाता है। उसे पता है कि प्रिंसेस की तरह ज्यादातर लोग सीलिंग थ्योरी क्लासेस अटेंड नहीं करना चाहते, इसलिए वह एडवांटेज लेने वाला है और इस सेमेस्टर में अच्छे ग्रेड्स पालेगा और उसे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लड़की उसकी एटीट्यूड से हैरान रह जाती है और दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन हम प्रिंसेस एसल को नाइलिज्म की पहली क्लास में जाते देखते हैं। वह मानती है कि इस सब्जेक्ट में अच्छे ग्रेड्स लेना आसान है और ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्लासरूम में भरा होता है और स्मार्ट स्टूडेंट्स भी इस क्लास में एनरोल्ड होते हैं क्योंकि उन्हें सब्जेक्ट इजी लगता है। कुछ लोग पैनिक भी करते हैं और प्रिंसेस समझ जाती है कि उसे दूसरी क्लासेस में और मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ समय गुजरता है और नाइला क्लास खत्म हो जाती है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स कैफेटेरिया की तरफ जाते हैं। प्रिंसेस थकी हुई है क्योंकि उसकी क्लासेस में स्टूडेंट्स ज्यादा हैं और स्कॉलरशिप पाना मुश्किल होगा। सबसे पहले वह कुछ खाने का डिसाइड करती है ताकि आगे पढ़ाई कर सके, लेकिन उसके पास सिर्फ इस सेमेस्टर के मील वाउचर्स हैं और वह सोचती है कि कम खाना बेहतर होगा। तब वह बेक को बुल्बो ग्लासेस पहने हुए देखती है, जो बहुत ध्यान से पढ़ रहा है और पूरी तरह फोकस्ड है। असेल सोचती है कि वह उस क्लासरूम में क्या कर रहा है और नोटिस करती है कि उस क्लास में बहुत कम स्टूडेंट्स हैं और ग्रेड्स भी क्वेश्चनेबल हैं, और इमेजिन करती है कि शायद यह क्लास कैंसिल होने के खतरे में है। फिर वह सोचती है कि अगर वह इस क्लास में एनरोल हो जाए तो बिना ज्यादा टाइम लगाए ग्रेड्स बढ़ा सकती है, जिससे बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने का टाइम बचेगा और स्कॉलरशिप के लिए ज्यादा मनी अर्न कर पाएगी। वह सोचती है कि शायद बेक पहले से जानता था कि यह सब्जेक्ट इजी स्कोरिंग है और इसीलिए यहाँ है, यानी उसने अपनी क्लासेस लाइफ आसान बनाने के लिए प्लान की है। लेकिन फिर वह अपना माइंड चेंज करती है और मानती है कि यह बस कोइंसिडेंस है। बेक की क्लासरूम नर्वस है। क्लासरूम में प्रोफेसर मान लेता है कि वहां मौजूद सभी लोग मैजिक की ओरिजिन स्टोरी जानते हैं, जहां व्हाइट मेज फाउंडर था और उसी ने दुनिया में मैजिक फैलाया था। यह डिवाइन मून के प्रोफेसर लीन है, जो बताते हैं कि व्हाइट मेज ने नेचुरल क्लास के एल्व्स को मैजिक सिखाया और ह्यूमंस को मैटर कंट्रोल और एलिमेंटल मैजिक सिखाया और फिर हेवंस की ओर चला गया। यह सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वह 3 साल तक इससे कैसे डील करेगा। आखिर उसके जैसे एडल्ट के लिए फिर से स्कूल जाना टॉर्चरस है। फिर भी वह मानता है कि डिवाइन मून प्रोफेसर का लेक्चर इंपॉर्टेंट है और यही क्लास गेम के ट्रू एंडिंग का क्लू दे सकती है। भले यह सिर्फ उसका स्पेकुलेशन हो, लेकिन वह इसे मानता है। तभी वह नोटिस करता है कि प्रिंसेस एसल भी इस क्लास में आना शुरू कर चुकी है। उसे याद नहीं कि इस क्लासरूम में कोई मेन कैरेक्टर था, लेकिन टेलीपोर्टेशन मेज को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर प्रोफेसर कहता है कि ह्यूमंस की क्यूरियोसिटी एलिमेंटल मैजिक पर खत्म नहीं हुई। ह्यूमन मेजेस दुनिया घूमे और दूसरी स्पीसीज से मैजिक चुरा लाए, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए और ज्यादा कुछ नहीं सीख पाए। फाउंड मेज ने 12 डिवाइन मून्स छोड़ दिए और गायब हो गया। वह पूछता है कि क्या किसी को इन 12 डिवाइन मून्स के बारे में पता है, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि वे गार्डियंस हैं जो कॉन्टिनेंट में पावर बैलेंस प्रोटेक्ट करते हैं और अलग अलग जगह फैले हैं। प्रोफेसर कहता है कि वह सही है, उनके पास कॉन्टिनेंट की रक्षा करने वाली स्पेशल पावर है। एग्जाम्पल देते हुए वह समर को सिंबलाइज करने वाले 6th मून रेड समर का जिक्र करता है, जो रेड फ्लेम वील्ड करता था। कहा जाता है कि उसकी फ्लेम्स कभी बुझती नहीं। अगर कोई सलामांका के डीप सी में भी जाए तो रेड फ्लेम्स वहीं मिलेंगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पाता, ये एक तरह का पूर्ण था लेकिन उसे फनी नहीं लगता। आखिर सी किंग के डोमेन में कोई भी लिविंग बीइंग जाएगा तो तुरंत खत्म हो जाएगा। फिर प्रोफेसर बताता है कि यह लिवियन कोस्ट है, ओशन के बीच बना वर्लपूल, जो विंटर के 2 डिवाइन मून्स में से एक ने जनरेट किया। उनकी इंडिविजुअल पावर्स हैं, लेकिन जब वे साथ आते हैं तो मिरेकल होता है। जिस पर एक स्टूडेंट पूछता है कि कैसा मिरेकल। प्रोफेसर कहता है कि कोई नहीं जानता, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव बीइंग्स 1000 साल पहले सो गए थे। हमारा हीरो जानता है कि वह सही है क्योंकि उसने गेम खेलते हुए कुछ डिवाइन मून से मुलाकात की थी, हालांकि लिमिटेड टाइम इवेंट्स में सिर्फ 5 से मिल पाया। यह भी उसने कम्युनिटी प्लेयर्स से इन्फॉर्मेशन जुटाकर ही किया था। अगर वह सही है तो 12 मून्स का गेम के ट्रू एंडिंग से रिलेशन है। बेक कंक्लूड करता है कि पिछले 10 साल में कोई ट्रू एंडिंग तक नहीं पहुंचा, क्योंकि आंसर ऐसे कंटेंट में छिपा है जिसे किसी ने देखा ही नहीं। आखिर उसने खुद कई बार लाइफ रिस्क करके सिर्फ 5 मून्स से मुलाकात की थी,
लेकिन अगर वह ट्रू एंडिंग देखना चाहता है तो उसके पास और कोई चॉइस नहीं है, तो उसे ये सब फिर से करना पड़ता है, चाहे इसमें कितना भी रिस्क क्यों ना हो। हम बेक की यूजुअल ट्रेनिंग देखते हैं जिस पर एक फीमेल टीचर उसे समझाती है कि स्ट्रेंथ ही सब नहीं होती है, अटैक कितना भी स्ट्रांग हो उसे एनिमी पर हिट करना जरूरी होता है, वरना वह यूजलेस हो जाता है। यह समझाने वाली फायर एलिमेंट प्रोफेसर हुंग येल होती है। एडवाइस मिलने के बाद हमारा मैन कैरेक्टर टारगेट पर फोकस करता है जो एक स्ट्रॉ डमी होता है। फिर वह अपना फायर मैजिक कास्ट करता है और डमी पर आसानी से हिट करता है, जिस पर टीचर इंप्रेस्ड हो जाती है क्योंकि रियल में डमी को हिट ही नहीं किया गया था। बाकी सारे स्टूडेंट्स ऐसा फील करते हैं जैसे कुछ टेरेबल हुआ है। तभी स्मोक के पीछे से प्रिंसेस होंग बयान सामने आती है और सबका अटेंशन उसी पर चला जाता है। असल में प्रिंसेस ट्रेनिंग देख रही होती है और उसे याद आता है कि उसने फिर से अपनी मदर को अपना सैड साइड दिखा दिया था, जिसे सोचकर वह इमेजिन करती है कि उसकी मदर उससे डिसअपॉइंटेड होती है। तभी एक रेड हेयर वाली लड़की उसके पास आती है और उसे कंफर्ट करती है, पूछती है कि क्या वह ठीक है और उसकी तारीफ करती है कि वह एक इनक्रेडिबल पर्सन है। वह कहती है कि एसिल ने भी वही मैजिक यूज किया था जो प्रिंसेस ने किया, लेकिन वह उससे भी ज्यादा स्ट्रांग था, फिर भी टारगेट मिस कर गया। लड़की कहती है कि इतने हाई लेवल का मैजिक यूज करना ही इंप्रेसिव है। सच कहे तो उसने बचपन से प्रिंसेस के बारे में बहुत कुछ सुना था। एसिल सोचती है कि वह उसे पहचानती है, वह आरस्वान नाम की फायर मेज है। उसने सुना है कि वह फायर एलिमेंट की न्यू लेवल जीनियस है, फिर भी वह सोचती है कि उसकी मैजिक प्रिंसेस की मैजिक से कंपेयर नहीं कर सकती। इसके बाद वह जोड़ती है कि लड़की की एम बहुत अच्छी है। अरवंग सोचती है कि अगर वह और प्रैक्टिस करती है तो कोई भी उसके पास तक नहीं आएगा। ज्यादा यकीन न होने के बावजूद प्रिंसेस इस कॉन्वर्सेशन से बेटर फील करती है, फिर वह वहां से चली जाती है, जिसे देखकर लड़की थोड़ी स्टंडेड रह जाती है। उसी दिन लेट आफ्टरनून में प्रिंसेस एक शांत जगह पर जाती है, जिस पर कोई उसे वहां भी ढूंढ लेता है और उसे आवाज देता है। वह ये टेरन होता है, होंगबे का पर्सनल गार्ड, जो कहता है कि वह ड्रिंक और कुछ स्वीट्स ले सकती है। वह उस स्टाफ के रिफर्बिशिंग बजट की बात करता है जिसके बारे में उसने पहले पूछा था। स्टाफ की क्वालिटी के कारण मैजिक सोर्ड हाई स्टैंडर्ड में बनाई जा रही होती है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चनेबल भी होता है। ये टेरन कहता है कि उसने सुना है ये वॉन्ड्स ओनर का माना लगातार ड्रेन करते रहते हैं। प्रिंसेस पूछती है क्या ये कोई डिमोनिक टूल है, जिस पर ये कहता है कि ये नेचर एनर्जी के साथ रेजोनेट करता है। एसल को ये बहुत स्ट्रेंज लगता है कि कोई वॉन्ड ओनर का माना भी ले और नेचर एनर्जी से रेजोनेट भी करे। वह पूछती है कि वह ट्रैश स्टाफ मिड टू हाई टियर क्यों है। उसका पर्सनल गार्ड बताता है कि यही असली रीजन है। उसकी ओरिजिनल एबिलिटी यूजर के माना को स्ट्रेंथन करती है, इसलिए स्टाफ हाई टियर था, लेकिन उसे पकड़ते ही माना ड्रेन होने के कारण उसे मिड टू हाई टियर में डाउनग्रेड किया गया। फिर वह पूछता है कि वह एक स्टूडेंट होकर यह सब कैसे जानती है, जिस पर यह भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। एसल सोचती है कि ज्यादातर लोग उस तरह के स्टाफ से रेजोनेट नहीं कर पाएंगे, भले ही वह खुद पूरी तरह ना समझे, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि वह कॉमनर जरूर समझेगा, क्योंकि उसे लगता है वह वन ऑफ अ काइंड पर्सन है। कुछ दिन गुजरते हैं और सेमेस्टर ऑफिशियली शुरू हो जाता है। वे अटैक मैजिक की क्लास में होते हैं, जो बाकी मैजिक से ज्यादा कोर्जन मांगती है, इसलिए मना ऑर्बिटल क्लास मैंडेटरी होती है, जिसे प्रोफेसर कीएम पढ़ाता है। उस दिन से वे आपस में बैटल्स करने वाले होते हैं ताकि शूटिंग और एएमएन सीख सकें। उसी वक्त वे ऑर्बिटल फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, जो बहुत नर्डी और समझने में हार्ड होता है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि अगर किसी का मेन एलिमेंट वाटर नहीं है तो वह सब्जेक्ट के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वे उसे इरिटेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं और उसे बोरिंग बनाने की कोशिश करते हैं। वह सोचता है कि ये क्लासेस उसकी रियल लाइफ की कोरियन क्लासेस से भी ज्यादा हार्ड हैं। फिर ऑर्बोलॉजी प्रोफेसर उसे एक एक्सरसाइज सॉल्व करने को कहता है। थोड़ी देर बाद वह बोर्ड पर एक्सरसाइज पूरा कर देता है, जिसे देखकर प्रोफेसर कार्ली सरप्राइज हो जाती है। आखिर उसने बहुत मुश्किल इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया था। वह पूछती है क्या बेक यूजिल का मेन एट्रीब्यूट वाटर है, जिस पर वह मना कर देता है। इसके बाद वह कहती है कि बाकी प्रॉब्लम्स अगली क्लास में कंटिन्यू होंगे। हमारा हीरो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद क्लासरूम से एक अब्सर्ड ऑरा के साथ बाहर निकलता है, जिस पर प्रिंसेस हॉलवे में उससे बात करना चाहती है। वह कहती है कि उसे उससे एक क्वेश्चन पूछना है और पूछती है क्या उसके पास कुछ कहने के लिए है। वह इससे इंप्रेस्ड हो जाता है। लड़की ने टेलीपोर्टेशन मेज को ऑब्जर्व करते हुए कुछ नोटिस किया था। ग्रेड से अलग वह बहुत इंटेलिजेंट है और रैंकिंग के टॉप स्टूडेंट से कंपेयर किया जा सकता है। जब वह बोर्ड पर गया और एक्सरसाइज ऐसे सॉल्व किया जैसे कुछ था ही नहीं, तब वह बहुत इंप्रेस्ड हुई। उस प्रॉब्लम का लेवल यूनिवर्सिटी लेवल था, उनका नहीं। स्टेला को जीनियसेस की जगह मानते हुए भी वह जानना चाहती है कि बेक यूजियल रियल में कौन है। वह सोचती है शायद ऐसा ना हो, लेकिन उसे लगता है कि वह कोर्स एनरोलमेंट स्ट्रैटेजी यूज करता है। अगर ऐसा है तो उसे अगली क्लास के लिए उससे इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्या वह उसमें इंटरेस्टेड है, जिस पर वह डिस्ग्यूज्ड होकर कहती है ये डिस्ग्यूज्ड है, और वह भी अग्री कर देता है। अंदर से वह भी डिस्ग्यूज्ड फील करता है क्योंकि वह एडल्ट है और किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। वह उसकी क्लासेस को देखती है और सोचती है कि वह सभी में बहुत आसानी से हाई ग्रेड्स ले सकता है। वह डायरेक्ट होकर पूछती है उसकी स्ट्रैटेजी क्या है और उसने ये सब कहाँ सीखा। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है ये बस कोइंसिडेंस है। इसके बाद वह जाने लगता है, जबकि वह कहती है ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लड़की उसे रुकने को कहती है, लेकिन जब वह उसे जाते देखती है
तो वह थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाती है, लेकिन एसल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह चिल्लाकर उसे अपने लिए वेट करने को कहती है, जिस पर बेक उसे कहता है कि यह चीज दूसरों से सीखो। आखिर वहां बहुत से स्मार्ट लोग हैं और वह उसे एडवाइस देता है कि जो वह कर रहा है उसे रेप्लिकेट करे, क्योंकि उसने खुद कहा था कि वह उसे ऑब्जर्व कर रही थी। प्रिंसेस कहती है कि अगर वह उसकी क्लासेस में जाती है तो उसके ग्रेड्स नेगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं। बेक जानता है कि अगर उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो उसे ह्यूज लॉस होगा, फिर भी वह दूसरों के ग्रेड्स की चिंता कर रही है। थोड़ा अनोइंग होने के बावजूद वह स्टोरी की फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, इसलिए वह उससे ऐसी क्लास रिकमेंड करने को कहती है जिसमें अच्छे ग्रेड्स आसानी से मिल जाएं, और अपने क्यूट लुक से हमारे हीरो से बात निकलवाने की कोशिश करती है, जिस पर वह जरा भी नहीं फंसता है। असल में उसने कॉम्पेंसेशन भी प्रिपेयर कर रखा था, क्योंकि उसे पता था कि वह ऐसे नहीं मानेगा। बेक समझ नहीं पाता कि इस स्कूल में स्टूडेंट्स कॉम्पेंसेशन ऑफर करना इतना क्यों पसंद करते हैं। इसके बाद वह उससे पूछती है कि क्या उसे 7th टावर के गोस्ट की स्टोरी के बारे में कुछ पता है। तभी टेलीपोर्टेशन मेज कहता है कि वह इसके बारे में जानता है। एसल बताती है कि बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि वह एक अबैंडन्ड स्ट्रक्चर था जो गायब हो गया। बहुत से बैरियर्स लोगों को उस टावर के पास जाने से रोकते हैं, लेकिन उसके पूरा बताने से पहले ही हमारा प्रोटैगनिस्ट ऐसा फील करता है जैसे वह पागल हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन पीस होता है और इसी के साथ फ्लेम की मेल प्रोटैगनिस्ट के लिए अफेक्शन बढ़ जाती है। एसल यह जानती है क्योंकि ओरिजिनल नॉवल में फ्लेम के पास यही इंफॉर्मेशन थी और वह इससे अवेयर है। प्रिंसेस को यह इंफॉर्मेशन सिर्फ मेल प्रोटैगनिस्ट को देनी थी, किसी बैकग्राउंड कैरेक्टर जैसे उसे नहीं। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट टॉपिक चेंज कर देता है और कहता है कि उसे उस हॉरर स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह कहती है यह स्केरी स्टोरी नहीं है और पूछती है क्या वह गोस्ट से डरता है, और वह फिर भी बताने वाली है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट अपना एटीट्यूड बदल देता है और अब वह उसकी स्टोरी सुनना नहीं चाहता, क्योंकि वह इसके इम्पैक्ट को जानता है। इसके अलावा प्रिंसेस एसिल सच में उसे कुछ देना चाहती है, यही काफी है। वह उसे कहता है कि आर्ट सब्जेक्ट में अच्छा करने के लिए अबिस मेडिटेशन जर्नी चूज करे, जिस पर वह देखती है कि बेक ने लूनर डिवाइन स्टडीज चूज किया है और पूछती है क्या वह कल्टीवेशन में इंटरेस्टेड है। वह कहता है ऐसा नहीं है और समझाता है कि उसका मास्टर भी उसके जैसा बिशप था और मेडिटेशन से उसकी मैजिकल पावर बढ़ी थी। प्रिंसेस ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है, हालांकि यह इन्फॉर्मेशन अभी वाइडली नोन नहीं है, लेकिन बिशप्स जिनके पास डिस्ट्रक्टिव लार्ज स्केल मैजिक होता है उनके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेल में बहुत फॉर्मूलाज और इक्वेशंस लगते हैं, लेकिन माना माइंड से मूव होता है, इसलिए मेडिटेशन जरूरी होता है। वह कहता है नॉर्मली वह किसी को नहीं बताता, लेकिन वह लड़की क्यूट है इसलिए एक्सेप्शन करता है। एसल उसे थैंक्स करती है और सोचती है यह उसकी ग्रेड्स में हेल्प नहीं करेगा, फिर भी वह एनरोल करेगी। उसके जाने के बाद बेक हैरान होता है कि उसने उसे यह बता दिया और वह बटरफ्लाई इफेक्ट को लेकर वरी करता है, लेकिन अगर वह डरकर उसे इग्नोर करता है तो इस लाइफ में भी उसकी ट्रैजिक डेथ हो सकती है। वह कहता है प्रिंसेस के लिए अच्छा होगा अगर वह मेडिटेशन क्लास लेती है। यह सोचते हुए वह मानता है कि वह खुद भी मेज है और उसे ट्रेनिंग करनी चाहिए। गेम में बेक सिर्फ बॉडी ट्रेन करता था और मैजिकल अवेकनिंग डिले हो जाती थी, जिससे उसके पास सिर्फ अवेकेंड फिजिक रह जाता था। गेम में सिंपल बटन से एक्सपीरियंस मिल जाता था, लेकिन अब उसे ट्रेनिंग करके खुद करना पड़ता है। सब कुछ शांत रहता है क्योंकि अभी तक कोई क्वेस्ट या मॉन्स्टर हंट नहीं हुआ जिससे एक्सपीरियंस मिले, जिस पर टेलीपोर्ट मेज प्रिंसेस एसल का थैंकफुल होता है। अपने डॉम पहुंचकर वह नोटिस करता है कि वह बहुत बड़ा है। स्टेला में सभी स्टूडेंट्स अपने रिस्पेक्टिव डॉम्स में रहते हैं। गेम में डॉम रूम डेकोरेट करने के लिए था और बेक के लिए यह वही जगह थी जो उसके विलेज के जलने के बाद बची थी। डॉम क्लास के हिसाब से डिवाइड होता है और साइज भी उसी हिसाब से बदलता है। एस क्लास स्टूडेंट्स को हाईएस्ट फ्लोर्स मिलते हैं जो सिर्फ उनके लिए होते हैं, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट लोनली फील करता है। फिर वह एक ऐसी चीज यूज करता है जो उसे काम करती है और वह मेडिटेशन होती है। स्टेटस सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसे इस बॉडी की आदत डालनी है। गेम में बेक यूजुअल जीनियस था जिसने माना के लगातार बॉडी में सर्कुलेट होने से सोड ऑरा मैनिफेस्ट किया था। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए किसी को पता नहीं चला, लेकिन बेक एक जीनियस मास्टर सोर्ड्समैन है, दुनिया में इकलौता जिसने सोर्ड्समैनशिप के पिनेकल तक पहुंचा। उसे वही पाथ फिर से चलना है, बस अब वह बेक को कंट्रोल कर रहा है। वह जानता है कि ब्रीदिंग बॉडी में माना फ्लो कोऑर्डिनेट करती है और इनहेल करते वक्त वह इसे बढ़ाना चाहता है। उसके स्किल्स एक्सपीरियंस कलेक्ट करने से लेवल अप नहीं होते, बल्कि स्किल को लगातार यूज करने और बिना रुके ट्रेन करने से बढ़ते हैं। काफी समय गुजरता है और हमारा मेज मेडिटेशन करता रहता है और अपने बॉडी के माना को कंट्रोल करता है। वह इमेजिन करता है कि गेम में बेक ने भी यही सेंसेशन फील किया होगा। बचपन से माना लीकेज सिंड्रोम को अपने हिस्से की तरह एक्सेप्ट करने वाला, कमजोर होने के बावजूद वह महसूस करता है कि माना लीकेज स्किल लेवल अप हो गया। टेलीपोर्टेशन स्किल भी लेवल अप हो जाती है और वह सेलिब्रेट करता है क्योंकि वह अपने गोल के एक कदम करीब पहुंचता है और वह खुश होता है और ट्रू एंडिंग पाने के लिए डिटर्मिन्ड रहता है।
अगले दिन फ्लेम आर्टिफिशियल मैजिक से ग्रास और विंड को फील करती है। स्टेला का डायमेंशनल डोम एकेडमी कैंपस के अंदर एक पॉकेट डायमेंशन जैसा होता है, जिससे जगह का साइज और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीली मैनिपुलेट की जा सकती हैं। सारे इवेंट्स जैसे डंजन्स, पोर्टल्स और मॉन्स्टर ट्रेनिंग वहीं होते हैं। इसी कारण वहां टोटल 141 स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं। अब 50 एक रूम से, 50 दूसरे रूम से क्लास ए के होते हैं और 41 क्लास एस के स्टूडेंट्स होते हैं। नॉवल में क्लास एस के 39 स्टूडेंट्स होते और शायद उसे मिलाकर 40 होते। वह एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि कोई और ऐड होगा और सोचती है बेक यूजिल आखिर आया कहां से। आखिर टोटल 1140 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स थे और फिर वह ऐड हुई। मतलब साफ है कि बेक ओरिजिनल स्टोरी में भी था। वह डिसाइड करती है कि वह धीरे धीरे चीजें रिजॉल्व करेगी और पता लगाएगी कि वह रियल में कौन है। आखिर उसे लगता है कि पूरी दुनिया में वही एक है जो नॉवल को जानती है और उसी के अंदर आ गई है। ये रियलाइज करते ही कि क्लास शुरू होने वाली है, वह नोटिस करती है कि वे यंग मास्टर जेरेमी से बात कर रहे हैं, जो कहता है कि उसने रजिस्ट्रेशंस पहले ही फिनिश कर लिए हैं। यह सुनकर वे सब जेंटल मैजिक रिसर्च के लिए साथ में साइन अप कर लेते हैं। फ्रेंडली लड़का कहता है कि वे सब इस सब्जेक्ट में साथ मजा करेंगे। तभी लड़की समझती है कि यह प्रिंस जेरेमी है, जो नॉवल में एसल के पीछे ऑब्सेस्ड था और उसके रिजेक्ट करने पर विलेन बन गया था। और भले ही वह काइंड दिखता है, उसके एक्शंस कैलकुलेटेड होते हैं, इसलिए वह उससे डिस्टेंस रखना चाहती है। जिस पर जेरेमी उसकी तरफ वेव करता है और फ्लेम मानती है कि वह हैंडसम है, लेकिन समझ नहीं पाती कि सब लोग उसके पीछे इतने क्यों हैं। एकेडमी के सारे ग्रुप्स में प्रिंसेस का ग्रुप सबसे नोटेबल और लोगों से भरा होता है। अब यह उसका वर्ल्ड है। यह जानकर वह खुद को संभालने और फ्यूचर प्रिपेयर करने का डिसाइड करती है। जेरेमी किसी रीजन से लगातार फ्लेम को देखता रहता है। कॉम्बैट मैजिक प्रोफेसर दिन की लेसन से पहले सिंपल ट्रेनिंग शुरू करने वाला होता है। वह सबका लेवल जानना चाहता है ताकि सही से सिखा सके और ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। प्रोफेसर्स के पास पॉइंट्स डिडक्ट या इंक्रीज करने का राइट होता है और स्टूडेंट्स एक सर्टेन नंबर से नीचे गए तो एक्सपेल्ड भी हो सकते हैं। ये नोटिस देने के बाद वह ट्रेनिंग एक्सप्लेन करता है। कहता है कि वे डंजन में सिमुलेटेड ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें रियल इवेंट्स, ट्रैप्स और मॉन्स्टर्स होंगे। रिस्क लेवल 1 मॉन्स्टर हराने पर 4 पॉइंट्स मिलेंगे, रिस्क लेवल 2 मॉन्स्टर पर 8 पॉइंट्स मिलेंगे और पॉइंट स्टिक मिलने पर 20 पॉइंट्स मिलेंगे। टॉप 5 को स्मॉल रिवॉर्ड मिलेगा और जिनके 0 पॉइंट्स होंगे उनके पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। अगर कोई अकेले डरता है तो टीम बना सकता है और पॉइंट्स स्प्लिट हो जाएंगे। वह कहता है कि अगर वे किसी दूसरे स्टूडेंट को डिफीट करते हैं तो उसके पॉइंट्स भी मिलेंगे। इसके बाद प्रोफेसर गायब हो जाता है। स्टूडेंट्स शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि प्रोफेसर वैनिश हो गया। उसी के तुरंत बाद जमीन हिलने लगती है और ट्रांसफॉर्म होने लगती है। अचानक पूरा एनवायरनमेंट बदल जाता है और जैक एंड द बीन स्टॉक मैप बन जाता है, जिसमें ह्यूज ट्रीज और इनॉर्मस वाइन्स होते हैं। स्टूडेंट्स खुद को बड़े बड़े वाइन्स और ट्रीज से घिरा पाते हैं। फ्लेम को भी फील होता है कि उसे इस मिशन पर जाना चाहिए। अपने स्टाफ को देखते हुए जैकी आती है और पूछती है क्या वह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में अकेली रहेगी। लड़की ज्यादा पॉइंट्स कमाने के लिए अकेले रहना पसंद करती है, टीम बनाने के बजाय। उसकी फ्रेंड समझ जाती है कि वह ग्रुप इसलिए नहीं बनाना चाहती क्योंकि पॉइंट्स टीममेट्स में शेयर होंगे। फिर वह कहती है अगली बार ग्रुप बनाएंगे और वे गुड बाय कहते हैं। उसी वक्त उसे लगता है लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसे इमिटेट कर रहे हैं। वह इमेजिन करती है कि यह क्लासमेट्स का फेज है और अकेले आगे बढ़ती है। 1 घंटा गुजरता है और वह स्टाफ से मैजिक यूज करके मॉन्स्टर्स का सामना करती है और सोचती है प्रैक्टिकल टेस्ट कब खत्म होगा क्योंकि यह एग्जॉस्टिंग है। अचानक ह्यूज वाइन्स जमीन से निकलने लगते हैं और उसे खुद को बचाने के लिए स्पेल कास्ट करना पड़ता है। आखिर सिर्फ क्रीचर्स ही नहीं, फील्ड भी अटैक करता है और स्टेला एकेडमी को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। उसने 18 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं और समझती है कि अकेले और ग्रुप में कितना फर्क है। उसे मूव करना है और पॉइंट्स गेन करते रहना है, लेकिन आगे उसे एक स्ट्रेंज प्रेजेंस महसूस होती है। ह्यूमनॉइड अपीयरेंस देखकर वह सोचती है यह क्रीचर है या नहीं, फिर कंक्लूड करती है यह एक पर्सन है और कोई स्टूडेंट इस लेवल पर प्रेजेंस हाइड कर सकता है। फ्लेम खुद भी वन विद नेचर स्किल से अपनी प्रेजेंस हाइड कर रही होती है। उसकी स्पेशलिटीज बाइंडिंग, डिस्ट्रॉइंग, डिफेंडिंग और हीलिंग है। वह सोचती है ओपोनेंट पर एम्बुश करना अच्छा आइडिया है। तभी वह नोटिस करती है कि ट्री के पीछे वाला लड़का बैक ही है। वह समझती है कि वह भी अकेला है और उसने ग्रुप में आने वालों को रिजेक्ट कर दिया था। बैक के हाथ में वह देखती है कि उसके पास पॉइंट स्टिक पहले से है। तब फ्लेम समझती है कि यह उसे टेस्ट करने का परफेक्ट चांस है और अपने मैजिक से स्टिक लेने का मौका है और वह अपने स्टाफ से लाइट्स का सेट बनाती है। दोनों के बीच डिस्टेंस 15 मीटर है और बैक इतनी दूरी पर स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं कर पाएगा। फिर वह लाइट बुलेट कॉन्जर करती है और उसकी तरफ फेंक देती है। हाई स्पीड से आती बुलेट शेप लाइट स्पेल लगभग हमारे प्रोटैगनिस्ट को हिट करती है। तभी वह बुलेट नोटिस करता है और टेलीपोर्ट यूज करके ब्लो अवॉइड कर लेता है, जिसे देखकर फ्लेम सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने इमेजिन नहीं किया था कि वह ऐसा कर सकता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना मैजिक यूज करते ही सराउंडिंग से पूरी तरह वैनिश हो जाता है। कांपते हुए प्रिंसेस सोचती है उसने ये कैसे किया, इतनी कम दूरी पर सेकंड क्लास स्पेल को डॉज कैसे किया।
तब हम उसे फिर टेलीपोर्ट करते देखते हैं और वह लड़की के पीछे पहुंच जाता है। वह सोचती है क्या उसने उसे लाइट बुलेट से बाहर करने की कोशिश की थी। उसके सिंड्रोम के हायर लेवल होने से वह बच गया। अब उसका टेलीपोर्ट 12 मीटर तक पहुंचता है और कूल डाउन टाइम 3 सेकंड्स है। उसके पास अभी 2 टेलीपोर्ट्स और बचे हैं। उसे टेरेन का फायदा उठाना चाहिए ताकि वह उसे किसी बेटर स्पॉट पर हैंडल कर सके। फिर वह अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी दोबारा यूज करता है और सेफ डिस्टेंस बनाए रखता है क्योंकि वह ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। उसका एम सिर्फ 5th प्लेस सिक्योर करना है। 5th प्लेस का रिवॉर्ड इथीरियल रूट्स होता है जो हेल्थ और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ाता है। वह जानता है कि टॉप 4 स्पोर्ट्समैन कैरेक्टर्स को मिलेंगे क्योंकि उनके पास पहले से कई पॉइंट स्टिक्स हैं। तभी आगे उसे कुछ लोग दिखते हैं जो उसे तुरंत पहचान लेते हैं। यह बुलीज का ग्रुप होता है जो क्लास एस के बेक यूजिल को पहचान कर उसे मेलिशियस नजर से देखते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट उस लड़के को राइडन के रूप में पहचानता है जो पिछले कुछ दिनों में स्कूल में फेमस हुआ है। वह यूएससी मेंबर और जेरेमी के पपेट ग्रुप का हिस्सा है और उसके पास 3 पॉइंट स्टिक्स देखकर उसका अटेंशन जाता है। वह सोचता है कि एक पपेट होकर उसने इतने स्टिक्स ले लिए, जबकि वे मानते हैं बेक ने क्लास एस में आने के लिए चीट किया। राइडन कहता है अकेडमी की क्वालिटी गिर गई जब उन्होंने 3 अजीब सवाल सही करने वाले स्टूडेंट को एडमिट किया। इसके बाद बुली हमारे प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि अपना स्टिक छोड़ दे और उसे दे दे, लेकिन बेक स्टिक नहीं देता, जिस पर राइडन समझ जाता है कि वह रेजिस्ट कर रहा है और अटैक करना चाहता है और पूछता है क्या वह अकेले पूरे ग्रुप का सामना करेगा और क्या वह अपने मिड टू हाई टियर स्टाफ को यूज कर पाएगा, क्योंकि स्टाफ के बिना वह मैजिक यूज नहीं कर सकता। बेक जानता है लेवल 1 टेलीपोर्ट से फेमस फैमिली वाले राइडन का सामना करना मुश्किल है। अगर उसके पास 3 टेलीपोर्ट्स होते तो आसान होता, लेकिन उसके पास एक वेरिएबल है, उसके हाथ में पॉइंट स्टिक है और जगह डंजन है जिस पर वह स्टिक बुलीज की तरफ बढ़ाता है जैसे देने वाला हो, और राइडन उस पर विश्वास कर लेता है। तभी हमारा मेज अचानक बहुत पास टेलीपोर्ट करता है जिससे वह शॉक हो जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है और तुरंत अटैक कर देता है। वह हिट खाता है और इरिटेट होकर कहता है कि वह यूजील को पकड़कर रहेगा। इसके बाद हमारा हीरो गायब होकर राइडन के पीछे प्रकट होता है और कहता है वह डेंजरस था और उससे चुराए गए 2 पॉइंट स्टिक्स के लिए थैंक्स करता है, जिससे बुली बहुत एंग्री हो जाता है और स्टिक्स वापस देने को कहता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मना करता है और जानता है ये स्टिक्स एफिशिएंट हैं। उसे ये कोइंसिडेंस से पता चला था जब उसने प्लेयर्स को गेम खेलते देखा और जाना कि स्टिक्स बग्ड आइटम्स हैं। उनकी ड्यूरेबिलिटी हाई है, स्पेल्स उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करते और उनमें मैजिकल टूल्स जैसी स्ट्रेंथ है। मेजर्स के लिए यह यूजफुल है और बेक जो फिजिकल फाइट करता है उसके लिए यह हाई पावर वेपन बन जाता है। राइडन सोचता है उसने टेलीपोर्ट करते वक्त स्टिक्स कैसे ले लिए। फिर वह ग्रुप से बहस करता है और बेक को पकड़ने को कहता है। उसी समय डंजन शेप बदलने लगता है और उसका प्लान डिस्टर्ब हो जाता है। वह ग्रुप को साथ रहने और स्पेल्स चार्ज करने को कहता है ताकि एनिमी नजर से ना खोए। उनमें से एक दूर भागते हमारे हीरो को नोटिस करता है और लीडर को बताता है। मेजर्स अटैक शुरू कर देते हैं ताकि वह भाग ना सके। वे उम्मीद से बेटर होते हैं, फिर भी प्रोटैगनिस्ट टेलीपोर्ट से आसानी से डोडज करता है। सब सोचते हैं वह गया कहां। स्पीड बर्स्ट्स के कारण वे उसे नहीं ढूंढ पाते। कई सालों के प्लेयर वर्सेस प्लेयर कॉम्बैट एक्सपीरियंस से वह टेरेन का फायदा उठाता है। डंजन फिर शेप बदलता है और पुलिस को रोक देता है। राइडन कहता है वह अभी पास ही है और टेरेन रुकने तक वेट करना चाहिए। वह उन्हें केयरफुल रहने को कहता है क्योंकि स्पेल फेल हुआ तो मैजिकल रिकोशे होगा। उसी मोमेंट हमारा प्रोटैगनिस्ट सामने आता है और उसी पॉइंट स्टिक से अटैक करता है, जिससे मेजर्स पीछे गिरते हैं और एक स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है। तब मैजिकल रिकोचेट शुरू होता है और आसमान से लाइटनिंग गिरती है जो सबको हिट करती है, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट टेलीपोर्ट करके समझ जाता है फाइट खत्म है। आखिर बेक्यूजर्स आखिर मिसिंग स्टिक भी राइडन के हाथ से ले लेता है। वह मजाक में कहता है गर्लफ्रेंड मिली तो उसे गिफ्ट देगा, जिससे राइडन और गुस्सा होकर वापस मांगता है। बेक आखिरी स्टिक ना लेने का डिसाइड करता है क्योंकि हैसल होगा और फिर टेलीपोर्ट करके डेलिंक्वेंट्स की नजर से गायब हो जाता है। राइडन गुस्सा करता है और मेज मैजिक से वहां से गायब हो जाता है, जबकि एक लड़की छुपकर सब देख रही होती है। बेक फॉरेस्ट में खुशी से चलता है और जानता है कि स्टिक्स चुराकर जैकपॉट लगा है। अगर नॉर्मल फाइट होती तो वह लुट जाता, लेकिन डंजन होने से सब अलग था। तभी उसे कहीं से स्ट्रेंज सेंसेशन महसूस होती है जो उसे डिस्टर्ब करती है। बेकोजिल के पीछे होराइजन पर एक फायरबॉल बनता है और अचानक फॉरेस्ट पर गिरता है, जिससे आसपास का पूरा एरिया जलने लगता है। फायरबॉल सब कुछ डिस्ट्रॉय करता है और वह शॉक में रह जाता है। फिर भी वह अपने मैजिक से डॉज कर लेता है और हर्ट नहीं होता, लेकिन डिस्ट्रक्शन और ब्लेज उसे ऑलमोस्ट पकड़ लेते हैं। वह समझता है ये एबिलिटी किसी ह्यूमन की है जो स्मोक से बाहर आ रहा है। वह स्टाफ पकड़े एक वुमन होती है जो पूछती है उसने बुलेट से बाकी स्टिक क्यों नहीं लिया। वह लड़की हैंग बयान निकलती है, जिसे पहचान कर वह सोचता है वह यहाँ क्यों आई और उसने ये स्पेल क्यों कास्ट किया। वह कहता है कि उसने गलत समझा है
और उसने स्टिक इसलिए नहीं ली क्योंकि वह ले नहीं सकता था और ये उसका कोई बिजनेस नहीं है। जिस पर वह बोलता है कि वह बस इंतजार कर रही थी कि वह सारी स्टिक्स उठा ले ताकि एक साथ हमारे मैन कैरेक्टर के हाथों से सब कुछ चुरा सके। जिस पर वह यह भी याद दिलाता है कि पिछले कुछ दिनों से वही उसे क्लासेस सिखा रहा था। हॉन्ग कहती है कि उसके अंदर रॉयल ब्लड है। फिर वह ड्यूअल के लिए वापस बुलाती है क्योंकि किसी कॉमनर से चीजें लेना उसके लायक नहीं होगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसके जैसे वीक इंसान को लूटना उसके लिए भी फेयर नहीं होगा। जिस पर हंक कहती है कि उसने शुरू से देखा है कि वह उन बुलिज के साथ खेल रहा था और ठीक से मैजिक इस्तेमाल किए बिना भी उन्हें हराकर जीत गया। बयान को जल्दी करनी है ताकि उसे अपनी मदर से परेशानी न हो और उसे बहुत जल्दी पॉइंट्स चाहिए। इसके बाद वह दूर से लोगों की बातें सुनने लगती है। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि बेक यूजिल भाग रहा है और सोच रहे हैं कि वह कहाँ जा रहा है। हॉन्ग पहचान लेती है कि यह राइडन के ग्रुप की आवाज है और सच में वह मेज भाग रहा है और उसे पता भी नहीं चला। वह सोचती है कि क्या उसे उन पर अटैक करना चाहिए, लेकिन वह जानती है कि अकेले 6 लोगों को हराना उसके लिए भी मुश्किल है। इसलिए वह सोचती है कि उनके फाइट खत्म होने का इंतजार करना बेहतर होगा। फिर जब वे थक जाएंगे तो वह एक साथ सारी स्टिक्स चुरा लेगी। उसी समय वह देखती है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट पीछे से बुल्ली पर स्टिक से अटैक करता है। वह नोटिस करती है कि वह दुश्मनों पर अटैक करने के लिए टेलीपोर्ट के अलावा कोई और मैजिक इस्तेमाल नहीं करता। भले ही वे उससे कमजोर हैं, लेकिन वे एलीट और मेज फैमिलीज में पले बढ़े हैं। जिस पर उसे समझ आता है कि अगर बेक उनके साथ खेल सकता है तो वह बहुत स्ट्रांग है। इसलिए वह तय करती है कि उसे जलाने के लिए उसे अपनी पूरी पावर लगानी पड़ेगी। फिर वह अपना स्ट्रॉन्गेस्ट फायर मैजिक समन करती है और सीधे हमारे हीरो की तरफ फेंक देती है। वह बहुत एगिल जंप लगाकर प्रिंसेस होंग के फायर मैजिक को डोडज कर देता है, लेकिन जंगल में आग फैलने लगती है और उसे और ज्यादा फुर्ती से बचना पड़ता है। वह समझ जाता है कि प्रिंसेस होंग का मैजिक खतरनाक है, लेकिन उसने पहले ही ऐसे सिचुएशंस के लिए अपनी इंट्यूशन ट्रेन की हुई है। हालांकि 2 टेलीपोर्ट स्पेल्स इस्तेमाल करना मुश्किल लग रहा है। जिस पर वह कोई और तरीका सोचता है। हॉन्ग बयान पूछती है कि क्या वह अपना वॉन्ड इस्तेमाल नहीं करेगा। बेक कहता है कि उसने उसका वॉन्ड चुरा लिया है। जिस पर हॉन्ग कहती है कि एकेडमी जो बेसिक वॉन्ड्स देती है वह तो उसके पास होगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट इसे भूल गया था, लेकिन एंट्रेंस सेरेमोनी में उसे एक मिला था जिसे वह इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता। हॉन्ग इरिटेट होने लगती है क्योंकि वह कॉमनर हर बार ऐसे ही खेलता रहता है और उसकी नर्व्स पर चढ़ जाता है। प्रिंसेस बाकी पार्टिसिपेंट्स के बारे में सोचना भी बंद कर देती है और बेक के खिलाफ पूरी ताकत से जाने का सोचती है। भले ही उसने पहले ही इस फाइट में सब लगा दिया था, फिर भी वह अपनी लिमिट्स के पार जाने का फैसला करती है। हॉन्ग अब मैजिक इस्तेमाल नहीं करेगी क्योंकि उसका गुस्सा ही उस लड़के को खत्म करने के लिए काफी है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और पीछे जंगल जलता रहता है। हॉन्ग बयान तय करती है कि वह इस कॉमनर को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उसके मैजिक की लपटें लड़के की तरफ बढ़ती हैं और वह चौंक जाता है। वे उसके पास से गुजरती हैं, लेकिन वह साइड में हटकर बच जाता है। जैसे ही वह मैजिक से आगे निकलता है, आग और तेज हो जाती है और उसे समझ आता है कि थोड़ा सा भी लेट होता तो उसका अंत हो जाता। आग फैलती जाती है और उसे पता है कि चाहे वह डॉज करे, अटैक की रेंज बहुत ज्यादा है। वह सोचने लगता है कि क्या करे, तभी उसे एक अलग आवाज सुनाई देती है, जिस पर वह नोटिस करता है कि उसके पीछे कुछ है जिसका वह इस वक्त इस्तेमाल कर सकता है। वह तुरंत टेलीपोर्ट होकर उस जगह पहुंच जाता है जहां लपटें नहीं पहुंच सकती। जिस पल वह अपनी जगह छोड़ता है, उसी सेकंड वहां बेहद ताकतवर आग टकराती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझता है कि इस बार वह लकी रहा, लेकिन अगली बार शायद न हो। अगर वह हॉन्ग के पास भी पहुंचता है तो उसके आसपास की आग उसके करीब आते ही एक्सप्लोड हो जाती है। बेक ये काउंटलेस बार फायर क्लास मेजेस से हारने के कारण जानता है। इसका मतलब प्रिंसेस हॉन्ग बयान किसी की सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैदान खुला होता तो वह 1 मिनट से कम में यह बैटल हार जाता। असल में वह इसे फाइट भी नहीं कह सकता क्योंकि वह बस टेलीपोर्ट करते हुए उससे भाग रहा है। कई होमिंग फायर बर्स्ट सीधे बेकुसिल की तरफ आते हैं, लेकिन वह खड़ा रहकर कुछ नहीं करने वाला जैसा वह सोच रही है। फिर वह जंप करता है और एक्सप्लोडिंग फायर को डॉज करना शुरू करता है। पीछे एक ट्रेल छोड़ता है और रुकता नहीं है, जबकि फायर बर्स्ट्स उसका पीछा करते रहते हैं। वह नोटिस करता है कि वह हर एक फायर बर्स्ट को अलग अलग देख सकता है, जिस पर जब वे उसके करीब आते हैं तो बेक अपने वेपन से उनकी ट्रेजेक्टरी को डिफ्लेक्ट कर देता है। हॉन्ग बयान को यह इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन यही उसकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। समय बीतने के साथ हमारे प्रोटैगनिस्ट की सेंसेस धीमी होने लगती हैं, क्योंकि स्क्रीन के जरिए गेम खेलना और सामने मेज से लड़ना अलग फील होता है। सब कुछ ज्यादा विविड लगता है। वह मैन के फ्लो को ऐसे फील करता है जैसे हाथों से पकड़ सकता हो। उसका सिक्स्थ सेंस देखना और सुनना जितना फेमिलियर लगने लगता है और उसी के जरिए वह अपने वेपन से अटैक्स रोकता रहता है। पेड़ों से भरी यह जगह उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि उसका फायर एट्रीब्यूट है। फिर भी बेक्यूजल को हराने के लिए उसे और भी स्ट्रॉन्ग मैजिक कास्ट करना पड़ेगा, जो इस वक्त लगातार भागते और लपटों से बचते हुए आगे बढ़ रहा है। डिफेंसिव रहने के बजाय वह मैजिक बैटन्स का इस्तेमाल करके हॉन्ग का शील्ड तोड़ना चाहता है, जिस पर वह दौड़ते हुए पीछे से उसके पास पहुंचने लगता है और उसके चारों तरफ बने फायर शील्ड को देखता है।
जैसे ही उसे एक ओपनिंग दिखती है, वह अपनी पूरी ताकत से स्प्रिंट करता है और उसे हिट करने की कोशिश करता है। वह अपना टेलीपोर्ट इस्तेमाल करता है और सीधे फायर प्रिंसेस के बैरियर के अंदर घुस जाता है, जिस पर वह शॉक में रह जाती है। जैसे ही वह अपने शील्ड के अंदर दुश्मन को देखती है, उसी पल वह एक स्पेल तैयार कर लेती है। यह फायर क्लास बिशप्स की स्किल होती है, जो करीब 2 मीटर रेडियस में एक्सप्लोजन कर देती है। पैनिक होने की जगह हमारा प्रोटैगनिस्ट हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि वह यह कई बार एक्सपीरियंस कर चुका है, और तुरंत एक बड़ा स्टेप पीछे लेता है ताकि स्पेल की रेंज से बाहर निकल सके। फिर वह अपने पैर से जोर लगाकर लड़की की मैजिक स्फीयर पर वार करता है और उसकी मैजिक बैरियर में क्रैक आ जाता है, और आखिरकार वह पूरी तरह टूट जाती है। होंग बयन चौंक जाती है और बैरियर टूटते ही पीछे गिर जाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है कि वह फाइट जीत गया है। प्रिंसेस पूछती है कि वह कौन है, जिस पर बेक जवाब देता है कि वह बस एक नॉर्मल स्टूडेंट है। फिर वह उस इंसान से कहता है जो छिपा हुआ है कि अब बाहर आ जाओ और पेड़ के पीछे से सामने आओ। उसी समय फ्लेम पेड़ के पीछे से बाहर आती है। फ्लेम कहती है कि वह छिपी नहीं थी और पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वह वहां है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि यह इंट्यूशन है, जबकि असल में यह एक तरह का सिक्स्थ सेंस है जो माना लीकेज डिटेक्ट करता है। फ्लेम को इंट्यूशन वाली बात पर ज्यादा भरोसा नहीं होता, लेकिन वह बातचीत जारी रहने देती है। इसके बाद वह पूछती है कि उसने स्कोरिंग स्टिक से प्रिंसेस का मैजिक शील्ड कैसे तोड़ा। वह पूछती है कि क्या यह भी इंट्यूशन से किया, जिस पर हीरो समझ जाता है कि यह एक बग है और सच नहीं बता सकता। वह समझाता है कि स्टिक बहुत स्टर्डी है, लेकिन फ्लेम कहती है कि ऐसे हिट से मैजिक शील्ड नहीं टूट सकता। फ्लेम पूछती है कि ऑर्डिनरी नाइट्स इस दुनिया से क्यों गायब हो गए, और उसके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वह हमेशा बेक यूजिल पर शक करती रही है और अब सीधा पूछती है कि वह असल में कौन है। हमारा प्रोटैगनिस्ट टेंस हो जाता है और सोचता है कि शायद यही अंत है, और उसे यहाँ आए 1 महीना भी नहीं हुआ है। वह तय करता है कि वह अपना रियल सच तभी बताएगा जब फ्लेम उस पर कोई फेवर ओवे करे, क्योंकि यह रिस्की है। वह कहता है कि अगर उसे उस पर शक भी है तो भी वह उसके जैसा बुरा इंसान नहीं है। लड़की समझ नहीं पाती, जिस पर वह कहता है कि वह सच में उसकी मदद करना चाहता है। फ्लेम समझ नहीं पाती कि मदद से उसका क्या मतलब है। फिर वह वहां से जाने लगता है और कहता है कि उसके पास अभी बात करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अब उसे बस क्वाइटली डिसअपियर होना है। तभी होंग बयान अपनी स्कोरिंग स्टिक्स टेलीपोर्ट मेज के सिर की तरफ फेंक देती है। वह कहती है कि उसने स्पेल्स और ट्रैप्स डॉज कर लिए, इसलिए उसे लगा वह उसकी स्टिक्स भी पकड़ लेगा। माना लीकेज के प्रति सेंसिटिविटी की भी लिमिट्स होती हैं, और वह जानता है कि वह कुछ नहीं कर सकता था। सेंसिटिविटी मेंटल स्ट्रेंथ से तय होती है, और एग्जॉस्शन के कारण उसे भयंकर हेडेक हो रहा है, जो आइटम फेंके जाने से और बढ़ जाता है। प्रिंसेस कहती है कि क्योंकि वह बेक से हार गई, इसलिए वह उसकी स्टिक्स ले सकता है। हमारा हीरो समझता है कि अगर वह सब ले ले तो उसकी रैंकिंग बहुत हाई हो जाएगी और बाकी आइटम्स उसके काम के नहीं है। फिर भी वह जमीन से स्टिक्स उठाता है और तय करता है कि वह सिर्फ एक ही लेगा, बाकी वह खुद रखे। इसके बाद वह हमेशा के लिए वहां से चला जाता है और दोनों लड़कियों को गुड बाय कह देता है। अंदर ही अंदर वह सोचता है कि दुश्मन को हराने के बाद भी काइंडनेस दिखाना एक एडमिरेबल एटीट्यूड है, लेकिन लड़कियां सोचती हैं कि वह पूरा इडियट है जो स्टिक्स छोड़ गया और एक स्टूपिड कॉमनर है। दोनों लड़कियां लगातार बेक यूजिल की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में सोचती रहती हैं। इसी दौरान 3 लोग एक होलोग्राफिक मैप देख रहे होते हैं। वे टीचर्स हैं जो प्रैक्टिकल टेस्ट में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देख रहे हैं और नोटिस करते हैं कि इस साल क्लास एस के स्टूडेंट्स बहुत रिमार्केबल हैं। एक मैजिकल एल्डर और ब्लू टावर का एडवाइजर कहते हैं कि मैचेस देखना काफी एंजॉयबल रहा है। गिल्ड ऑफ मैजिकल एल्डर्स से लेकर ब्लू टावर काउंसिल तक सभी फ्रेशमैन ट्रेनिंग देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वे टैलेंट रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और कई टीचर्स भी इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को मॉनिटर कर रहे हैं। क्लैश देखते हुए उन्हें पता चलता है कि हेवांग एमा यूजियांग से टकरा गया है। दोनों अपने वॉन्ड से स्पेल्स कास्ट करते हुए फाइट शुरू कर देते हैं, लेकिन मा यूजांग 17 साल की उम्र में ही क्लास 3 पावर लीप लगातार इस्तेमाल करते हुए तेज स्पीड से सारे स्पेल्स डॉज करने लगता है। आमतौर पर मेज को 3rd क्लास में जाने के लिए 20 एस की उम्र लगती है, लेकिन एमए ने 17 में ही इसे मास्टर कर लिया है। मैजिकल एडवाइजर्स यह देखकर यकीन नहीं कर पाते। आखिर दोनों 3 प्रकार के एलिमेंटल एट्रीब्यूट्स भी कमांड करते हैं। आमतौर पर मेज सिर्फ एक एट्रीब्यूट कंट्रोल करता है और 2 एलिमेंट्स मास्टर करने में बहुत ट्रेनिंग लगती है, लेकिन 3 एट्रीब्यूट मास्टर करना जन्म से मिले एक्सेप्शनल टैलेंट की निशानी है। अचानक मैजिकल कॉम्बैट प्रोफेसर चौंक जाता है जब वह कुछ देखता है। बैटलफील्ड पर एक विशाल ब्लैक फिनिक्स, एक सीक्रेट बॉस, प्रकट हो जाता है। वह जोरदार चीख निकालता है और दोनों स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स के ऊपर उड़ने लगता है। तभी वह विशाल क्रीचर जमीन पर गिर जाता है और पूरी तरह डिफीट हो जाता है। उसके पीछे स्टाफ पकड़े एक लड़की खड़ी होती है जो इंटरप्शन और मॉन्स्टर को हराने के लिए सॉरी कहती है। मैजिकल कॉम्बैट प्रोफेसर समझ जाता है कि यह स्टूडेंट एसल मॉफ है। सीक्रेट बॉस एक हिडन इवेंट होता है जो हाई लेवल एबिलिटीज टकराने पर प्रकट होता है। इतने बड़े मॉन्स्टर को अकेले हराना आसान नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने बहुत आसानी से कर दिया। एल्डर्स सोचते हैं कि अगर उसका फादर ट्रेटर
ट्रेटर आर्चड्यूक मॉथ न होता तो वह और भी आगे बढ़ सकती थी। मेजर्स अडालाबेट की प्रिंसेस की फाइट देखते हैं और उसके ओपोनेंट को पहले कभी नहीं देखा, लेकिन वे तब हैरान हो जाते हैं जब वे उसका स्पेल देखते हैं जिसे फ्लैशेस प्रेज कहा जाता है। सदियों से कई स्कॉलर्स इस एबिलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उन सब लोग फेल हो गए और आखिर में मर गए या हार मान गए, क्योंकि यह ऐसा मैजिक है जिसे कंट्रोल करना पूरी तरह इम्पॉसिबल माना जाता है। फिर भी जो स्टूडेंट फ्लैश को अपने हाथ पैर के एक्सटेंशन की तरह कंट्रोल करता है वह सबको बहुत इंप्रेसिव लगता है। सब लोग सोचते हैं क्या ऐसा लड़का सच में एग्जिस्ट करता है, जिस पर प्रोफेसर कहता है उसका नाम बेकोजियल है, एक बहुत यूनिक स्टूडेंट जो फ्लैश को अपनी स्पेशलिटी की तरह यूज करता है। ये क्लास एस के टॉप 3 के अबसर्ड टैलेंट्स बिल्कुल अलग प्रॉब्लम है। वे पूछते हैं कि वह दूसरे मैजिक इस्तेमाल करने की जगह फूल क्यों बन रहा है, क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो ड्यूअल कब का खत्म हो चुका होता। लेकिन तभी कोई कंफर्म करता है कि वह सच में सीरियस होकर फाइट कर रहा है। वह एल्मन एल्विन होता है, एक यंग लड़का फैंसी कपड़ों में, जो कहता है कि फाइट की शुरुआत से ही वह सीरियसली लड़ रहा है और यह बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका लड़ने का तरीका उसे पुराने जमाने के नाइट्स की याद दिलाता है, जिसका मतलब शियोवालिक ऑर्डर के नाइट्स से है जो ब्लेडेड वेपन्स के साथ गायब हो गए थे। यह सुनकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वह बेहद यंग स्टूडेंट है। शिवलरी का मतलब उन नाइट्स की स्पिरिट से है जो मैजिकल वर्ल्ड में भी स्वॉर्ड लेकर लड़ते थे। पुराने समय से हीरोज बुराई के खिलाफ दुनिया बचाने के लिए लड़ते आए हैं और कहा जाता है वे हमेशा हाथ में स्वॉर्ड लेकर फाइट करते थे। हालांकि मैजिक मौजूद है, लेकिन असल में स्वॉर्ड से लड़ना प्रैक्टिकल नहीं है। फिर भी यह स्टूडेंट स्टिक को उसी तरह यूज करता है। अगर एल्मन एल्विन का असम्पशन सही है तो वह एकेडमी का हेडमास्टर है, जो दुनिया का बेस्ट मैजिक स्कूल माना जाता है। 9th क्लास मास्टर मेज और कॉन्टिनेंट के 10 महान मेजेस में से एक है। जब दुनिया के इतने बड़े मेज ऐसा सोचते हैं तो बाकी लोग उसकी बात मान लेते हैं। पहला डंजन ट्रेनिंग खत्म हो जाता है और सभी फैसिलिटीज में वापस लौटते हैं। कुछ स्टूडेंट्स स्ट्रॉ डमीज पर अपना मैजिक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जैसे हाई वयांग, जिसे महसूस होता है कि उसका माना लगभग खत्म हो चुका है। इसलिए वह डिसाइड करता है कि उसे माना बचाकर रखना होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल टेस्ट अब भी लंबा चलने वाला है। 140 स्टूडेंट्स में से 39 पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं। आइसेल बॉस मॉन्स्टर हराकर फर्स्ट प्लेस लेता है और बेक सेकंड आता है। जीनियस मायूजियन 6th प्लेस पर आता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट खुद को उतना विक्टोरियस फील नहीं करता। उसे पता है कि अगर उस समय एसिल इंटरफियर न करती और बॉस को डिफीट न करती तो वह एम्मा को हरा सकता था। पहली बार प्रोडिजी से मिलने के बाद से हमेशा ऐसा ही रहा है। वह हमेशा रिलैक्स्ड रहता है, लेकिन रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से ज्यादा देता है। इस ट्रेनिंग में उसने स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर मैजिक रून्स लगाए और अपनी मूवमेंट्स कोल्डली कैलकुलेट की, लेकिन एम्मा ने आसानी से उसके सारे अटैक्स ब्लॉक कर दिए। वह सोचता है कि क्या वह कभी उसे हरा नहीं पाएगा और क्या टैलेंट की दीवार तोड़ना पॉसिबल है। लड़का सोचता है कि वह प्रोडिजी से कमजोर है, लेकिन खुद को ब्लेम करना छोड़कर और मेहनत करने का फैसला करता है। उसी समय प्रिंसेस हेव रियांग को नफरत भरे एक्सप्रेशन और तनाव के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखती है। अचानक वह उसके पास रुकती है और फायर मैजिक से स्ट्रॉ डमी को जला देती है। उसकी फ्लेम्स ट्रेनिंग डमी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती हैं और पर्पल हेयर वाला लड़का रुककर हॉन्ग की तरफ देखने लगता है। हंग थर्ड आने से फ्रस्ट्रेट है क्योंकि पॉइंट स्टिक्स के कारण उसकी मदर बहुत नाराज हुई थी। अगर वह अपनी दी हुई स्टिक वापस न लेती तो उसे पनिशमेंट मिलता। इसी गुस्से में वह ट्रेनिंग एरिया में लगातार अपने मैजिक से ब्लास्ट करती रहती है। हे व्रैंग सोचता है प्रिंसेस को क्या हुआ जो वह इतनी एंग्री है। उसे लगता है शायद उसका भ्रम हो, लेकिन उसका मैजिक पिछली बार से ज्यादा प्रिसाइज लगता है। प्रिंसेस का फायर मैजिक इतना डिस्ट्रक्टिव है कि उसका सटल कंट्रोल लगभग इम्पॉसिबल माना जाता है। फिर भी लगता है उसने इतने कम समय में इंप्रूव किया है। असल में बेक के स्पेशल लेसन्स का इफेक्ट पड़ रहा है। बेकार सवालों से फोकस हटते ही उसकी मैजिकल एबिलिटी काफी इंप्रूव हो गई है। भले ही उसकी नजर में वह लो बॉर्न और इरिटेटिंग पर्सनालिटी वाला इंसान है। हंग मानती है कि वही अकेला है जो उसकी फ्लॉज ठीक करना जानता है। वह अभी भी इरिटेट रहती है, तभी ये टेरन आकर कहती है कि टर्वॉन स्टाफ का अपग्रेड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद वह स्टूडेंट बेकी यूजिल को बताने जाने लगती है। तभी प्रिंसेस उसका शोल्डर पकड़कर उसे प्रोटैगनिस्ट के पास जाने से रोक देती है। स्टेला एकेडमी के सेकंड मेन टावर में हॉन्ग खुद जाती है क्योंकि वह बेक को प्रोफेसर के लैबोरेटरीज के पास ढूंढना चाहती है, लेकिन वह रिग्रेट करती है क्योंकि वह ट्रेनिंग फील्ड भी जा सकती थी और अब ऐसा लग रहा है जैसे वह एक कॉमनर के पीछे भाग रही है। वह वापस जाने का सोचती है, तभी कोई उसे पहचान कर बुलाता है। प्रोफेसर हैमिल। दोनों लंबे समय बाद मिलते हैं क्योंकि प्रोफेसर ने पैलेस में उसे मैजिक सिखाया था और अब वह काफी बड़ी हो गई है। हैमिल कहती है कि वह स्टेला एकेडमी किसी काम से आई थी और अब जा रही है और आज एकेडमी बहुत हेक्टिक है, इसलिए जल्दी जाना बेहतर है। मैजिकल ऑफिसर्स बेकुजिल नाम के स्टूडेंट को ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर प्रिंसेस चौंक जाती है। प्रोफेसर जानती है कि हॉनग उसका सामना कर चुकी है और उसे पता चल गया कि वह मैजिक यूज नहीं करता। हैंग उदास हो जाती है क्योंकि उसने अपने सबसे एडमायर्ड मास्टर के सामने खराब परफॉर्म किया। फिर वह कहती है कि वह खुद को ब्लेम नहीं करना चाहती
क्योंकि वह कॉमनर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और वह अपनी डिफीट स्वीकार कर लेती है। लेकिन प्रोफेसर कहती है कि उसने मैजिक इस्तेमाल नहीं किया और अपनी कन्विक्शन की वजह से जीता है। वह समझाती है कि डायरेक्टर ने एक प्रैक्टिस सेशन देखा था और उसे लगा कि यह स्टूडेंट पुराने समय के नाइट को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। होंग बैन को अपने टीचर की एंसेस्ट्रल नाइट वाली बात समझ नहीं आती, क्योंकि फाइट के दौरान उसने पॉइंट स्टिक को स्वॉर्ड की तरह यूज किया था, जिस पर वह मानती है कि यह एंशिएंट नाइट्स की मैजिक स्वॉर्ड जैसा था। मैजिक एकेडमी में मैजिक यूज न करना प्रैक्टिकल टेस्ट में और ज्यादा पेनल्टी लाना चाहिए, जिसका मतलब है उसने यह रास्ता जानबूझकर चुना। जबकि फ्लैशेस प्रेस जैसा इंप्रेसिव फीट पाने के बाद भी वह उन्हें चैलेंज करता रहता है। अब यह सोचना मुश्किल नहीं कि यह लड़के की रियल कन्विक्शन है। नाइट बनने का सपना मजाक का कारण बनता है और होंग सोचती है कि इस ईरा में कोई नाइट क्यों बनना चाहेगा। वह देखती है कि वह दिल से नाइट बनना चाहता है, इसलिए उसने उसे फाइट के दौरान उसे परेशान न करने को भी कहा और बहुत गुस्सा हो गई थी। उसी समय बेक उस लड़की को ढूंढ लेता है और वह आइडिलिक रूट्स 5th प्लेस रिवॉर्ड खा रहा होता है। वह कहती है कि वह वहां उसके कारण नहीं आई और फिर टेरी वॉरक्वान हमारे प्रोटैगनिस्ट को दे देती है। यह इंटेंजिबल सोर्ड है और प्रिंसेस से मदद मांगना सही था, क्योंकि वह इसे अपने पैसों से खरीद नहीं सकता था। हमारा प्रोटैगनिस्ट उस बॉक्स के साथ रह जाता है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज वाली मैजिक स्वॉर्ड है। लड़की कॉमनर की एक्साइटमेंट देखती है और पूछती है क्या वह सच में कोई और मैजिक यूज नहीं करता। हमारा हीरो इस सवाल से कंफ्यूज हो जाता है और लड़की जवाब सुने बिना ही चली जाती है। सोचते हुए उसे याद आता है कि प्रोफेसर ली भी उसके दूसरे मैजिक न यूज करने की बात करता था। बेक को लोग जो उसकी कन्विक्शन और दिल समझने की बातें करते हैं वह समझ नहीं पाता। मैजिक सोर्ड मिलने के बाद टेलीपोर्ट मेज सोचता है कि अगला एपिसोड वह आसानी से हैंडल कर लेगा, इसलिए वह अभी सोर्ड को टेस्ट करने का फैसला करता है। तरवान को हाथ में पकड़कर वह उसमें माना इंजेक्ट करना शुरू करता है और सरप्राइजिंग रिजल्ट आता है। सोर्ड बड़ी हो जाती है और तेज रोशनी छोड़ने लगती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझता है कि यह उसकी उम्मीद से बेहतर है, क्योंकि सोर्ड बहुत बड़ी और ब्राइट है। वह सोचता है अगर फ्लेम के हाथ लगती तो और कलरफुल होती, क्योंकि उसकी प्रेजेंस बहुत स्पेशल है। वह इंसान है जिसने एल्व्स, ड्वार्व्स और एंजल्स की मैजिक एक साथ मास्टर की है। यह स्टाफ यूजर की एनर्जी लगातार ड्रेन करता है, इसलिए हर कोई इसे यूज नहीं कर सकता। फ्लेम नेचुरल एनर्जी से माना रिकवर करती है और इसे फिनिशिंग ब्लो की तरह यूज करती है। उसके पास माना नहीं है और अब्सॉर्ब करने पर भी लीक्स उसे स्टोर नहीं करने देते। माना की कॉन्सेंट्रेशन और उसकी ब्रीदिंग टेरन स्ट्राइक्स की पावर तय करेंगे, इसलिए वह अपना एट्रीब्यूट और स्टेटस टेबल खोलकर चेक करता है। वह देखता है कि मैजिकल पावर लीकेज लेवल 2 पर उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और सेंसेस बढ़ रही है। वह नोट करता है कि प्रैक्टिकल एक्टिविटी का 5th प्लेस प्राइज रूट्स का बैग था, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ी है। अब उसके पास ये वेपन है तो एक्सपीरियंस गेन करना और आसान होगा, इसलिए बेक सोर्ड यूज करना भी ट्रेन करने का फैसला करता है और अब वह व्यस्त रहने वाला है। आज से प्रोफेसर कहते हैं कि क्लास में रियल मैजिक प्रैक्टिस होगी। डिफेंसिव मैजिक के इंस्ट्रक्टर बिरन सभी को मैजिकल शील्ड्स के साथ स्टेव्स लेने को कहते हैं। वह नोटिस करता है कि क्लास में एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं और उन्हें लेवल के हिसाब से अलग करना अच्छा था। तभी वह हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखता है, क्लास एस का फेमस पुअर ओरिजिन स्टूडेंट। वह लड़का जिसने हाई लेवल स्टाफ के साथ रेजोनेंस किया और ट्रेनिंग में 5th आया। यह टीचर को इरिटेट करता है और वह पूछता है कि वह क्लास में कुछ क्यों नहीं कर रहा। बेक जवाब देता है कि वह दूसरी डिफेंसिव टेक्निक सीख रहा है और उसे बेसिक स्पेल्स की जरूरत नहीं है। बिरियन उसकी डिफेंसिव टेक्निक के बारे में क्यूरियस हो जाता है और अंदर से इरिटेट भी होता है कि एक कॉमनर ऐसा नहीं कर सकता। वैसे भी उसने सुना है कि लड़का टेलीपोर्ट के अलावा कोई मैजिक यूज नहीं करता, इसलिए वह उसे अपनी पर्सनल डिफेंस टेक्निक सबको दिखाने को कहता है। और ओपोनेंट क्लास बी का मोर्सो होगा, पिंक हेयर वाला एरोगेंट लड़का। डिफेंस इंस्ट्रक्टर बने रहने के लिए कनेक्शन जरूरी हैं, इसलिए उसने स्कैल्बिन एम्पायर के मोर्सो को चुना। अगर एस क्लास स्टूडेंट के खिलाफ ड्यूअल में बड़ा गैप दिखे तो उसके लिए अच्छा रहेगा। उसी समय दोनों स्टेज पर आमने सामने आते हैं। मोर्सो डॉर्डन हंस रहा होता है, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट सीरियस और थोड़ा डिस्करेज दिखता है। सभी नोबल बॉय को सपोर्ट करते हैं कि वह कॉमनर बेक यूजिल को हरा दे। हमारा हीरो नोटिस करता है कि वहां यूएस और राइडन का ग्रुप भी है। इस मैंडेटरी क्लास में मैजिक यूज नहीं हो रहा था, इसलिए वह कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसे फाइट करनी पड़ेगी। वह जानता है कि प्रोफेसर बिरियन फर्स्ट ईयर से ही अपनी क्लासेस के लिए फेमस है। वह फाइट को सीरियस लेने और अपने ट्रेनिंग का रिजल्ट देखने का फैसला करता है। ड्यूअल 2 टर्न्स में अटैक और डिफेंस का होगा और वे कोई दूसरा मैजिक यूज नहीं करेंगे। मोर्सो डोडान अटैक शुरू करता है और स्टाफ हाथ में पकड़ लेता है। सब लोग नोबल की जीत पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वह अग्रेसिव अर्थ मैजिक यूज करता है जिसे डिफेंड करना मुश्किल होगा। टीचर ड्यूअल शुरू करने को कहता है और तुरंत रिच किड 2nd टीयर अर्थ मैजिक इन्वोक कर देता है, जबकि रूल था कि सिर्फ 1st ईयर स्पेल्स यूज होंगे। सोचते हुए कि क्या कॉमनर लड़का इस अटैक से बच पाएगा, मोर्सो अपना डोर्ड और स्टोन पियर्सिंग मैजिक हमारे प्रोटैगनिस्ट की तरफ छोड़ देता है, जिस पर सामने से आता मैजिक देखते ही वह टर्वन एक्टिवेट करता है और अपनी मैजिक सोर्ड से दुश्मन के मैजिक को काट देता है।
जैसे ही वह नोबल के मैजिक को कुछ भी नहीं समझते हुए तोड़ देता है, सब लोग शॉक में उसे देखते रहते हैं और नोबल हैरान रह जाता है कि एक स्लैश से उसका मैजिक गायब हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि स्पेल को काटने से वह ऐसे वैनिश हो जाएगा। डिफेंस टीचर समझ जाता है कि बेकुजियल ने सच में दुश्मन का मैजिक डिसिपेट कर दिया। हर मैजिक में माना फ्लो होता है और सही जगह कट करने पर स्पेल खत्म हो जाता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट ये बेहद आसानी से कर देता है। अभी वह सिर्फ क्लास 3 स्पेल्स काट सकता है, लेकिन बेक सोचता है कि इतनी ट्रेनिंग करना वर्थ था और वह टेरी की वल्नरेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए फाइट जारी रख सकता है। नोबल बहुत डर और गुस्से में आ जाता है क्योंकि एक कॉमनर ने उसका मैजिक डिस्ट्रॉय कर दिया। वह जानता है कि अगर मोर्सो डॉर्डन हार गया तो प्रोफेसर बेरियन भी परेशान होगा। रिच बॉय मानता है कि उसकी डिफेंस अच्छी है और कहता है कि यह टेक्निक एक बार में सिर्फ एक अटैक काट सकती है और लिमिट भी है। अगर कई अटैक आए तो कॉमनर डिफेंड नहीं कर पाएगा, जिस पर वह मैलिशियस स्माइल करने लगता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट इरिटेट हो जाता है क्योंकि दुश्मन बहुत बोल रहा है। तभी वह कई स्ट्राइक्स अपनी तरफ आते देखता है। उसका दुश्मन वॉन्ड से कई माना रॉक्स कॉन्जर करके उस पर अटैक करता है। फाइट देख रहे लोग सोचते हैं यह बहुत ज्यादा है और दूसरे स्टूडेंट को बुरी तरह चोट लगेगी। ईवल स्माइल के साथ स्पेल कास्ट होते ही सब सोचते हैं टीचर को फाइट रोक देनी चाहिए। यह स्पेल बुलर स्टोन पियर्सिंग है जो सीधे टेलीपोर्ट मेज की तरफ आता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट डर जाता है जब वह मैजिकल स्टोन्स अपनी तरफ आते देखता है। कुल 11 स्टोन्स उसकी तरफ उड़ते हैं और टेलीपोर्ट या कट करने का समय नहीं है, इसलिए उसे सब ब्लॉक करना पड़ेगा और वह टेरियन से यही करने की कोशिश करता है। जब कॉमनर बेक यूजिल उन्हें ब्लॉक कर देता है तो नोबल इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसका बेस्ट स्पेल आसानी से डिस्ट्रॉय हो गया और दुश्मन ने सोर्ड से रोक लिया। टीचर भी गुस्सा होता है क्योंकि अगर मोर्सो हार गया तो वह भी फंस जाएगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट वेंटिलेशन इस्तेमाल करता है। यह टेक्निक उसने किसी दूसरे गेम में देखी थी और यह काम कर गई। टेर्रावन का फॉर्म बनाए रखने में ज्यादा ताकत लगती है, इसलिए वह बाद में थक जाता है। इसके अलावा डिफेंस सिंगल अटैक से भी कमजोर हो जाती है, जो रियल फाइट में खराब है, इसलिए वह इसे सिर्फ इस ट्रेनिंग में यूज करेगा। स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि यह लगभग मैजिक शील्ड जैसा है और सोचते हैं उसने ये डिफेंस कैसे डेवलप की। वहीं रिच बॉय मोर्सो इरिटेट हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा है वह फाइट हार जाएगा। सबके सामने कॉमनर से इंसल्ट होकर वह फिर स्पेल कास्ट करने लगता है। उसका अटैक टर्न खत्म हो चुका है, फिर भी वह एक और स्पेल तैयार करता है और चिल्लाता है कि वह इसे ऐसे नहीं जाने देगा। गुस्से में वह बेक को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। उसी समय जेरेमी आता है और प्रोफेसर का ध्यान खींचता है जिसे अब बेकी यूजिल को अटैक टर्न देना चाहिए। स्टूडेंट्स समझ जाते हैं कि यह बेसिक फर्स्ट ईयर ड्यूल नहीं रहा और कोई घायल हो सकता है। प्रोफेसर स्टूडेंट्स की नाराजगी इग्नोर करता है, लेकिन जेरेमी उसे टोकता है और प्रेशर में वह कॉमनर को अटैक ऑर्डर दे देता है। कुछ ही पलों में वह ड्यूल जीत जाता है और मोर्सो को जमीन पर गिरा देता है बिना उसे डिफेंड करने का मौका मिले। फाइट देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी इनक्रेडिबल फाइट एक्सपेक्ट नहीं की थी। जेरेमी कॉमनर को नोबल को ऐसे हराते देख मुस्कुराता है। एक फैंसी हॉल में कोई अटैक होता दिखता है। वह टोमेटो सॉस से ढका जमीन पर गिरता है और जेरेमी ही उस पर अटैक करता है। वह कहता है उसका फ्रेंड बुरी तरह हर्ट हुआ है और किसी से उसकी केयर करने को कहता है। वह वेरिजेन होती है जिसे इंजर्ड आदमी की देखभाल का काम दिया गया है। स्कैल्विन एम्पायर में मैजिकल एबिलिटी सब कुछ तय करती है और जेरेमी स्कैल्विन 12 साल की उम्र में क्राउन प्रिंस बन गया था, अपने सिबलिंग्स को पीछे छोड़कर। वह कहता है वह सर्वेंट नहीं है और इसका मतलब डॉर्डन फैमिली हमेशा के लिए पॉलिटिक्स से निकाल दी गई। वेरिजेन समझती है कि सिर्फ मोर्सो ही नहीं बल्कि कॉमनर बेकी यूजिल भी प्रिंस की नजर में आ गया है, इसलिए उसकी स्कूल लाइफ भी मुश्किल होगी। अगले दिन कई स्टूडेंट्स मैजिक लैबोरेटरीज में लैब कोट्स पहने दिखते हैं। सब हमारे प्रोटैगनिस्ट की बातें करते हैं कि वह नाइट बनना चाहता है और उसने मोर्सो डॉर्डन